गाय और बैल का प्यार। राम जी के पास एक गाय थी जिसका नाम चांदनी था और एक बैल था जिसका नाम चांद था। चांदनी बहुत जल्द एक बच्चा देने वाली थी। राम जी अपनी गाय और बैल से बहुत ही प्यार करता था। चांदनी और चांद एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। चांद तो मानो पति की तरह चांदनी का ख्याल रखता था। एक दिन राम जी अपनी पत्नी लक्ष्मी से कहता है, लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी, अब जल्द ही हमारे भाग खुलने वाले हैं। बहुत जल्द चांदनी को बच्चा होने वाला है। उसके बाद चांदनी खूब सारा दूध देगी। उस दूध को बेचने मैं शहर जाऊंगा। हम खूब सारे पैसे कमाएंगे। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। फिर कुछ दिन बाद चांदनी एक छोटे से बछड़े को जन्म देती है। राम जी और लक्ष्मी बहुत खुश हो जाते हैं। कुछ ही दिनों में राम जी की अच्छी खासी कमाई चलने लगती है। चांदनी जो भी दूध देती थी, राम जी उसे सुबह शहर जाकर बेचता था। फिर एक दिन राम जी दूध बेच के शहर से घर लौटा। तभी पीछे से एक आदमी राम जी को आवाज लगाता है, राम जी भाई सुनिए तो। हाँ बोलो, क्या बात है भाई? भाई मैं यहाँ से गुजर रहा था, तभी मेरी नजर तुम्हारे बैल पर पड़ी। तुम्हारा बैल मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बैलों का व्यापारी हूँ। मैंने देखा तुम्हारे पास तो एक ही बैल है। तुम एक बैल का क्या करोगे? मैं तुम्हें इसके अच्छे दाम दूंगा। अगर तुम चाहो तो मुझे बेच दो। नहीं नहीं भाई, मुझे अपने बैल से बहुत प्यार है। उसके यहाँ रहने से मेरा कोई नुकसान नहीं है। मैं उसे नहीं बेचना चाहता। ठीक है भाई, कोई जबरदस्ती नहीं है, पर तुम जब भी इस बैल को बेचना चाहो तो मुझे ही बेचना। फिर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। पीछे खड़ी लक्ष्मी सारी बातें सुनती है और रात को खाना खाते समय राम जी से कहती है, आपने उस आदमी को बैल बेचने से मना क्यों किया जी? तो तुम क्या चाहती हो, मैं चांद को बेच दूं? जानती हो ना, जब हमारे पास कोई नहीं था तो हमें छोटा सा चांद रास्ते में मिला था, और फिर जब से हम उसे घर लाए हैं तो मानो हमारी किस्मत ही बदल गई। उफ, आप कितना दिल से सोचते हैं जी। ऐसा कुछ नहीं है, और अगर कुछ ऐसा है भी तो क्या, सारी उम्र उस बैल को मुफ्त में पालते रहना है क्या? उसका तो हमें कुछ फायदा भी नहीं है। उफ, सेठ कितना अच्छा दाम दे रहा था। मैं कह देती हूँ, आप कल ही सेठ से बात करिए और इस चांद को बेच दीजिए। राम जी चांद से बहुत प्यार करता था। वो उसे बेचना नहीं चाहता था। पत्नी के दबाव में आके चांद को सेठ को बेचना पड़ता है। अगले दिन सेठ बैल को लेने आता है। सेठ चांद को ले जाने के लिए रस्सी खोलता है। तभी चांदनी चांद से कहती है, ये कौन है? और चांद तुम्हारी रस्सी क्यों खोल रहा है? मुझे तो ऐसा लग रहा है मालिक ने मुझे बेच दिया है। ये मेरा नया मालिक है। नहीं नहीं चांद, ऐसा मत कहो। तुम चले गए तो तुम्हारे बिना मेरा और हमारे बच्चे का क्या होगा? ऐसा नहीं हो सकता। चांदनी, मैं भी तुम दोनों के बिना कैसे रहूंगा? पर मालिक ने ऐसा क्यों किया? हाँ, शायद मैं उनके अब किसी काम का नहीं रहा हूँ, इसलिए मुझे बेच दिया। फिर सेठ रस्सी खोल के चांद को वहाँ से ले जाने लगता है। ये सब देख के राम जी को बहुत दुख हो रहा था। चांद पीछे मुड़ मुड़ के चांदनी और अपने बच्चों की ओर देख रहा था। चांदनी का भी रो रो कर बुरा हाल था। वहीं दूसरी ओर लक्ष्मी खुश थी कि चांद को बेच के अच्छा दाम मिला। रास्ते में चांद को सेठ ने खूब मारा। घर पहुंचने में पूरा दिन लग गया। चांद को बहुत बड़ी गौशाला में बांध दिया गया, जहां और भी बहुत सारे बैल थे और खाने को सूखी घास दी गई। चांद का उस अनजानी जगह पर बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। उसने वो सूखी घास नहीं खाई और पूरी रात वहां से भागने की योजना बनाने लगा। वहीं दूसरी तरफ चांदनी ने भी चारा नहीं खाया। वो भूखी प्यासी ही थी। चांद जिस रस्सी से बंधा था उसे उसने खींचकर तोड़ दिया। अगले दिन जब चांदनी ने देखा तो चांद उसके सामने था। चांदनी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि चांद लौट आया था। अब मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। सच? तभी राम जी बाहर आकर देखता है चांद लौट आया है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। लक्ष्मी, अरे ओ लक्ष्मी, देखो तो कौन आया है। कौन आया है? देखो, चांद लौट आया है। अब मैं उसे जाने नहीं दूंगा। तुम क्या इसके लौटने पे खुश हो रहे हो? सेठ को बुलाओ, इसको यहाँ से ले जाए। हाँ, इस बैल को फ्री का खाना खाने की आदत है, तभी वापस आ गया है। अगले दिन सेठ फिर से चांद को ले जाने आता है।
ये फिर से आ गया। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। हे भगवान, मालिक ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों हमें अलग कर रहे हैं? सेठ चांद को फिर से ले जाने लगता है। इस बार वो उसे मारता नहीं है। घर पहुंच के उसे गौशाला में बांध देता है। उसे फिर से सूखी घास खिलाई जाती है। चांद को इस बार एक मोटी रस्सी से बांध दिया जाता है ताकि वो भाग न सके, पर फिर भी वो वहां से भागने के बारे में सोचना नहीं छोड़ता। इस बार भागूंगा तो चांदनी और अपने बच्चों को लेकर कहीं दूर जाऊंगा ताकि फिर से हमें कोई अलग ना कर सके। वहीं दूसरी ओर चांदनी चांद के बिना बहुत उदास थी। उसके लिए चांद के बिना रहना एक एक दिन मुश्किल हो रहा था। उसने खाना पीना छोड़ दिया था। ये देखकर राम जी और लक्ष्मी बहुत दुखी हो रहे थे। देखिए ना जी, हमारी लक्ष्मी को अचानक से क्या हो गया है? अच्छी भली थी, अचानक से इतनी बीमार कैसे हो गई? ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। तुम्हारे साथ मैं भी इस पाप का भागीदार बन गया हूँ। हाँ, मेरे कारण? मैंने क्या किया? क्या तुम अंधी हो गई हो? तुम्हें दिखता नहीं है चांद और चांदनी का प्यार? वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। चांदनी का बच्चे का बाप भी चांद ही है। तभी चांद भाग भाग कर अपने परिवार के पास लौट आता है और हमने किसी के परिवार को तोड़ा है। इसका पाप तो हमें जरूर लगेगा। आप सही कह रहे हैं जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। पैसों के लालच में मैंने ये क्या कर दिया? आप कल ही जाकर सेठ को उसके पैसे वापस कर दीजिए और चांद को घर ले आइए। उधर चांद पूरी रात रस्सी को तोड़ने में लगा रहता है। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। वो उस मोटी रस्सी को तोड़ने में कामयाब हो ही जाता है और रात में वहां से भाग जाता है। रात के अंधेरे में वो रास्ता भटक जाता है और चलते चलते बहुत थक जाता है। ऊपर से भूख और प्यास से बहुत बुरा हाल था। फिर चांद को एक जगह हरी घास का खेत दिखता है। चांद उस खेत में घुस जाता है और घास खाने लगता है। तभी कुछ लोग उसे घेर लेते हैं और पकड़ के एक छोटी सी अंधेरी गौशाला में बांध देते हैं। यहाँ पहले से बहुत दुर्बल पड़े हुए डरे जानवर थे। राम जी अगले दिन सेठ के पास चांद को लेने के लिए पहुंचता है, पर सेठ से उसे पता चलता है कि चांद फिर से भाग गया। राम जी आके अपनी पत्नी को बताता है। दोनों चांद के लिए बहुत चिंतित होते हैं। हमारा चांद कहाँ गया होगा? अभी तक तो वो घर पहुंच जाता, पर उसका कोई अता पता ही नहीं है। कहाँ गया होगा वो भूखा प्यासा? आप सही कह रहे हैं जी, पर आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ चांद का उस कैद में दम घुट रहा था। वो सोच रहा था भगवान ने उसकी कितनी बुरी किस्मत लिखी है और कितना और दुख देखना बाकी है। मुझे तो लग रहा है कि मैं अब मर जाऊंगा। नहीं नहीं, इतनी तकलीफ उठाने के बाद अब मैं हार नहीं मानूंगा। मुझे कुछ भी करके अपने बच्चों और चांदनी के पास पहुंचना है, बस। तभी चांद दीवार को तोड़ने की सोचता है। क्योंकि दीवार कच्ची थी, उसने सींग मार मार कर दीवार तोड़ दी। लेकिन तभी वहां गौशाला का मालिक आ जाता है और चांद को बहुत मारता है। चांद को इतना मारा जाता है कि वो जमीन पर गिर जाता है। ये देख के सारे जानवर गुस्सा हो जाते हैं और सारे उस आदमी पर टूट पड़ते हैं और उसे मार डालते हैं। और फिर सारे जानवर खुशी खुशी वहां से भाग जाते हैं। चांद भूखा प्यासा था और मार खा के वो इतना दुर्बल पड़ चुका था कि चल पाना अब उसके बस की बात नहीं थी। पर फिर भी जैसे तैसे वो चल के घर पहुंचा। जैसे ही चांदनी ने उसे देखा, मानो उसकी जान में जान आ गई हो। वो चांद को पुचकारने लगी। तुम आ गए? मैं जानती थी तुम जरूर आओगे। कैसे नहीं आता? अब मैं तुम्हें और अपने बच्चों को लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा, जहां हमें कोई अलग ना कर सके, कोई हम पे अपना हक ना जता सके। तभी लक्ष्मी चांद को वापस पाकर खुश होकर कहती है, चांद, तू आ गया। मुझे यकीन था तू जरूर आएगा। अजी सुनते हो? देखो तो कौन आया है। कौन आया है? हमारा चांद वापस लौट आया है। क्या? चांद आ गया? तभी राम जी रोते रोते उसके सर पे हाथ फेरता है और कहता है, मुझे माफ कर दो चांद, मैं तुम दोनों का गुनहगार हूँ। मुझे कोई हक नहीं बनता कि किसी के परिवार को तोड़ूं, और मैंने ये पाप किया। मुझे बहुत पहले ही ये सब नहीं करना चाहिए था। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं बेचूंगा चांद, हम सब साथ रहेंगे। चांदनी, मुझे लग रहा है कि मालिक और मालकिन अब समझ गए हैं
अब वो दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। अब हमें भी इनको मौका देना चाहिए। हाँ, तुम सही कह रहे हो। और वैसे भी गलती भी तो इंसानों से ही होती है, और अंत भला तो सब भला। और फिर सब खुशी से रहने लगते हैं। गाय और बैल का सच्चा प्यार। सेठ ध्यानचंद के पास एक चंदा नाम की गाय और भोला नाम का बैल है। चंदा और भोला के बीच इतना प्यार है कि अगर उन्हें एक दूसरे से अलग कर भी दिया जाए तो शायद दोनों के दोनों मर जाएं। ध्यानचंद इतना खड़ूस और लालची इंसान है कि अगर घी में मक्खी गिर जाए तो वो मक्खी को भी चूस कर खा जाए, पर घी को जाया ना होने दे। उसने अपने मतलब के लिए ही चंदा और भोला को रखा था, वरना उनके साथ कोई प्यार नहीं था। चंदा खूब सारा दूध देती थी और भोला सेठ की बैलगाड़ी खींचने का काम करता था। सेठ के घर में बिल्लू और राधा पति पत्नी काम करते थे, क्योंकि बिल्लू ने सेठ से कर्ज ले रखा था। जब सेठ का कोई कर्ज नहीं दे पाता था तो वो उसका खून पी जाता था। कर्ज उतारने के लिए बिल्लू और राधा को पूरी 1 साल तक सेठ के यहाँ काम करना था। राधा झाड़ू पोछा लगा देती और बिल्लू उसकी बैलगाड़ी चलाता। अरे ओ राधा, तेरे हाथ क्या टूट गए हैं? अच्छे से सफाई नहीं कर सकती? आगे आगे पोछा लगा रही है और पीछे गंदगी छोड़ते जा रही है। नहीं मालकिन, मुझे तो कहीं भी गंदगी नहीं दिख रही। जुबान लड़ाती है, मुंह तोड़ दूंगी तेरा मैं। दोबारा से पोछा लगा और चंदा का दूध निकाल के आ। मेरा बेटा भूखा है, वो दूध के अलावा कुछ भी खाता पीता नहीं है। जी मालकिन। अरे ओ बिल्लू, तू इतनी जल्दी बैलगाड़ी लेकर घर पे आ गया? तुम दोनों पति पत्नी कुछ ज्यादा ही कामचोर नहीं होते जा रहे हो? जल्दी जल्दी काम खत्म करके घर जाने की जल्दी में रहते हो। जाओ, मुझे एक और ऑर्डर मिला है, बैलगाड़ी लेकर जाओ और माल भर के ले आओ। नहीं मालिक, आज तो बहुत माल लाया, कम से कम 10 चक्कर लगाए हैं। मेरा तो ठीक है, पर भोला बहुत थक गया है और ऊपर से वो सुबह से भूखा प्यासा है। ना उसने चारा खाया है, ना उसने पानी पिया है। बहुत काम कर चुका है, अब उसे आराम की जरूरत है। बिल्लू, आखिरी बार अपनी राय दी है। आइंदा बोलने की हिमाकत की ना तो जुबान काट दूंगा। और भोला मेरा बैल है, उससे कितना काम करवाना है, कब खाना पीना देना है, यह सब मैं देख लूंगा। अब जाकर जो काम बोला है वो कर। जी मालिक। बिल्लू भोला के लिए बहुत दुखी होता है। खुद भी बिल्लू ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, पर भोला के दर्द के आगे उसे अपनी भूख प्यास बिल्कुल नहीं लग रही थी। बिल्लू फिर से भोला को लेकर माल लेने चला जाता है। रास्ते में चलते चलते भोला सोचता है, मालिक तो शुरू से ही ऐसे ही हैं। अगर मेरी चंदा इस घर में ना होती तो मैं कब का इस घर से जा चुका होता। फिर थोड़े ही दिनों में चंदा गर्भ से हो जाती है और जब भोला शाम को घर आता है, चंदा इस बारे में भोला से बात करती है। भोला, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ चंदा, बोलो ना, क्या बात करनी है? बड़ी खुश लग रही हो। अरे चंदा, ये तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा देख के ही मैं खुश रहता हूँ। तुम्हारे इस मुस्कुराते हुए चेहरे के लिए यहाँ पे हूँ मैं, नहीं तो मैं कब का इस घर से जा चुका होता। अच्छा जी, तुम मुझे देख के खुश रहते हो और मैं तुम्हें देख के। और तुम्हें एक खुशी की बात सुनाऊं मैं? हमारा बच्चा आने वाला है। क्या तुम सच कह रही हो? बिल्कुल सच। चंदा, तुम जानती हो ना, हमारा पहला बच्चा भी मालिक और मालकिन की वजह से नहीं बचा था। इस बार ऐसा हो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। खासकर तुम्हें और बच्चे को लेकर मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। चलो यहाँ से दूर चलते हैं। नहीं भोला, तुम खुद ही सोचो, हम कहाँ जाएंगे? इतनी जल्दी कोई भी फैसला लेना ठीक नहीं है। हाँ, अगर इस बार कुछ गलत लगा तो हम यहाँ से चले जाएंगे। अब उससे बुरा क्या ही हो सकता है? इन दूध के लालचियों ने हमारे बच्चे को दूध पिलाना बंद कर दिया, जिस वजह से वो हमारी आंखों के सामने भूखा मर गया। तुम ही मना करती हो, वरना हम कब का यहाँ से किसी अच्छी सुरक्षित जगह चले जाते। चंदा की देख रेख राधा ही किया करती थी।
जैसे ही चंदा दूध देना थोड़ा कम कर देती है, वह तभी सेठ की पत्नी राधा पे खूब चिल्लाती है। अरे ओ राधा, कहाँ मर गई है तू? जी मालकिन, आपने बुलाया? तू ये बता मुझे, कल से देख रही हूँ मैं, दूध कम क्यों है? कहीं तू दूध घर तो नहीं ले जाती? अरे नहीं मालकिन, आप ये क्या कह रही हैं? हम गरीब जरूर हैं, लेकिन ऐसा काम कभी नहीं कर सकते। वो चंदा दूध कम दे रही है कल से। मैं पता करती हूँ मालकिन, ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं चंदा बीमार तो नहीं है? राधा जब शाम को चंदा से दूध लेने जाती, तब उसे पता चलता है कि चंदा गर्भ से है। वो चंदा को बहुत प्यार देती है और उस पर हाथ फेरती है। अरे वाह चंदा, तू तो गर्भ से है। ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं ये बात मालकिन को जाके बताती हूँ। राधा चंदा के गर्भवती होने की बात मालकिन को बताती है। ये सुन के मालकिन बिल्कुल खुश नहीं होती। मालकिन, चंदा इसलिए दूध कम दे रही थी और आगे आगे वो कुछ महीने बिल्कुल दूध नहीं देगी, और जब वो बच्चा जनेगी फिर खूब सारा दूध देगी। तू क्या पागलों की तरह खुश हो रही है? वो दूध देना बंद कर देगी तो मेरा बेटा क्या पिएगा? अब जा यहाँ से। जी मालकिन। राधा को लगा मालकिन खुश हो जाएगी, लेकिन उसके ठीक उल्टा हुआ। मालकिन उस पे बहुत चिल्लाई। थोड़े दिनों में जब चंदा बिल्कुल दूध देना बंद कर देती है, तो सेठ को और उसकी पत्नी को बहुत गुस्सा आता है। मालकिन, आज चंदा ने फिर से दूध नहीं दिया। अब वो थोड़े महीनों तक दूध नहीं देगी। आप मुन्ना के लिए बाहर से दूध मंगवा लीजिए। देखिए ना जी, ये कैसी गाय है? इसका हमें क्या फायदा जो दूध भी ना दे पाए? समय से हमारा मुन्ना भूखा रह जाएगा। इससे तो अच्छा होता कि ये गर्भ से ही ना होती। तुम सही कह रही हो जी। इस गाय ने तो तंग कर दिया है। पहले भी सारा दूध अपने बछड़े को पिला देती थी, और अब फिर से ये गर्भ से है तो दूध नहीं दे रही। अभी ठीक करता हूं मैं इसे। सेठ डंडा उठा के बंधी हुई चंदा को खूब मारने लगा। चंदा से उसकी मार बर्दाश्त नहीं हो रही थी। नहीं नहीं मालिक, मुझे मत मारिए। बहुत दर्द हो रहा है। मेरा नहीं तो मेरे बच्चे का ही सोचिए। नहीं मालिक, इसको मत मारिए। ये गर्भवती है, मत मारिए इसे। इसका बच्चा गिर जाएगा। भगवान के लिए ऐसा पाप ना कीजिए। तू चुपचाप यहाँ से चली जा, नहीं तो इसके साथ साथ तुझे भी मार पड़ेगी। और बच्चा गिर जाएगा तो गिरने दे, मैं भी यही चाहता हूँ। बेरहम सेठ लगातार चंदा को मारे जा रहा था। तभी बिल्लू भी बैलगाड़ी लेकर आ जाता है। भोला जब सेठ को चंदा को मारते हुए देखता है तो उससे बर्दाश्त नहीं होता, और बिल्लू भी ये सब देख नहीं पा रहा था। मालिक, मत मारिए, ये बहुत गलत है। इस गाय ने बहुत तंग करके रखा है। इसका रोज ये नाटक है, कभी दूध देती है तो कभी नहीं। इसकी वजह से मेरा बच्चा भूखा है। चंदा मार खा खा के जख्मी होके गिर जाती है। अब भोला से बर्दाश्त के बाहर हो जाता है और बैलगाड़ी के साथ ही सेठ पे टूट पड़ता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। अरे अरे, मर गया रे। इस बैल ने मुझे मार डाला। बिल्लू, रोक इस बैल को। बिल्लू भोला को रोक लेता है। उठिए जी, क्या हो गया आपको? सेठ की पत्नी सेठ को उठाती है। देखिए जी, जैसे हमारे जानवर वैसे ही हमारे नौकर भी मिले हैं। एक भी ढंग से काम नहीं करता। ये सब इस गाय की वजह से हुआ है। इसकी वजह से मुझे भोला ने मारा है। इन दोनों का एक साथ रहना ठीक नहीं है। इस भोला को अब मैं ऐसी सजा दूंगा ना, ये याद रखेगा। सेठ भोला को 2 दिन तक भूखा प्यासा एक अंधेरे कमरे में बंद करके रखता है। ना तो उसे चारा देता है और ना उसे पानी देता है, और चंदा को भी बहुत जख्मी हालत में भूखा प्यासा रखता है। दोनों कभी एक दूसरे से इस तरह अलग नहीं हुए थे। एक दूसरे के लिए बहुत तड़पते रहे, परेशान थे। ओह चंदा, तुम कैसी होगी? पता नहीं मालिक ने तुम्हें कुछ खाने के लिए दिया भी होगा या नहीं। चंदा, अब मुझसे तुम्हारे बिना रहा नहीं जा रहा। मालिक ने तुम्हें बहुत मारा है।
तुम्हारा कोई ख्याल रखता भी होगा या नहीं, और हमारा बच्चा कैसा होगा, मुझे बहुत चिंता हो रही है। भोला, तुम सही कहते थे, ये लोग बहुत बुरे लोग हैं। मैंने तुम्हारी बात पहले ही मानी होती तो आज हम इस तरह एक दूसरे से अलग और भूखे प्यासे नहीं होते। भोला, तुम ठीक भी हो गए या नहीं? खाना खा लीजिए। नहीं राधा, मुझे भूख नहीं है। यहाँ हम खाना खा रहे हैं और वहाँ देखो, वो जानवर भूखे प्यासे हैं। अब तो मुझे बस उन दोनों की चिंता ही सता रही है। सुनिए जी, चंदा और भोला को हम मालिक से क्यों नहीं ले लेते? कैसी बातें करती हो तुम? वो जालिम सेठ कभी हमें चंदा और भोला को नहीं देगा, चाहे वो उन्हें मारी क्यों ना दे। हम तो पहले से ही कर्ज में डूबे हुए हैं, वो कभी हमें कुछ नहीं देगा। हाँ, पर फिर भी मैं एक बार कल बात करके देखता हूँ सेठ से। अगले दिन राधा और बिल्लू सेठ और उसकी पत्नी से बात करते हैं। सेठ जी, इन दोनों जानवरों पे इतना जुर्म ना करें। 2 दिन से आपने उन्हें भूखा प्यासा रखा है, ये मर जाएंगे। हाँ सेठ जी, और इन्हें एक दूसरे से अलग ना रखिए। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इस तरह से ये दोनों मर जाएंगे। मैं तो कहती हूँ इन दोनों को भी भूखा प्यासा किसी अंधेरे कमरे में बंद कर देना चाहिए, तब जाके इन्हें भी मालिक और नौकर का दायरा समझ आएगा। तुम सही कहती हो। तुम दोनों यहाँ से जाओ और अपने अपने काम पे लग जाओ, और दोबारा इस बारे में बात मत करना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हमें अच्छे से पता है क्या करना है। अब जाओ यहाँ से। चंदा, बस एक बार यहाँ से किसी तरह निकल जाऊं। इस बार किसी भी हालत में तुम्हें यहाँ से लेकर दूर चला जाऊंगा। तुम्हारे और अपने बच्चे के साथ एक अलग दुनिया बसाऊंगा। भोला, अब तो लगने लगा है मैं कहीं मर ना जाऊं। हे भगवान, बस मेरे बच्चे को सुरक्षित रखना। क्या सोच रहे हैं जी आप? बस अब यही कि अब एक ही रास्ता है। वो कसाई सेठ किसी की भी नहीं मानने वाला। अब रात को चुपके से जाके चंदा और भोला को आजाद करना होगा, और उन पे होते अत्याचार बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं मैं, और उन प्यार करने वाले जानवरों को अलग होते हुए नहीं देख सकता मैं। अगर मालिक को पता चल गया तो वो हमें मार देंगे। बिल्लू, बात का बाद में देखा जाएगा। रात को बिल्लू और राधा पहले भोला को उस अंधेरे कमरे से बाहर निकालते हैं, फिर चंदा की रस्सी को खोलते हैं। भोला और चंदा एक दूसरे को जैसे ही सामने पाते हैं, खुशी से पागल होकर एक दूसरे के गले लग जाते हैं। ओ भोला, मुझे तो लगा था मैं अब मर जाऊंगी, तुम्हें भी देख नहीं पाऊंगी। तुम ठीक तो हो ना? हमारा बच्चा कैसा है? बच्चा भी ठीक है, बस मुझे यहाँ से दूर ले चलो। हाँ चंदा, अब हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। बिल्लू और राधा गौ माता के पैर छूते हैं और उन्हें गले से लगा के वहां से विदा करते हैं। फिर चंदा और भोला बिल्लू और राधा से खुश होकर वहां से रात में ही चले जाते हैं अपनी एक अलग दुनिया बसाने। दोस्तों, इसके अगले भाग में आपको दिखाएंगे कि सेठ ने चंदा और भोला को आजाद करवाने के बाद बिल्लू और राधा के साथ क्या किया, और चंदा और भोला कहां गए, ये भी हम आपको दिखाएंगे। बांझ गाय का दुख। चमकपुर गांव में गोपाल नाम का एक लड़का रहता था। उसकी सौतेली माँ और बाप ने उसे घर से निकाल दिया था। उसकी सौतेली माँ ने सब कुछ अपने और अपने बच्चों के नाम पे कर रखा था, और गोपाल को हिस्से के नाम पे 3 गायें दे रखी थी। गोपाल पढ़ा लिखा तो बहुत था, पर नौकरी ना मिलने के कारण उसने सोच लिया था कि वो अब उन 3 गायें की खूब देख रेख करके उनसे जो दूध मिलेगा उसे बेच के अपना कारोबार चलाएगा। अब मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। गौ माता, तुम तीनों के अलावा मेरा अब कोई भी नहीं है। बस मेरा घर चलाने के लिए तुम तीनों को मेरी मदद करनी होगी। 3 गायें बहुत ही हट्टी कट्टी और जवान थीं, और रिश्ते में भी एक दूसरे की बहनें लगती थीं। चंपा, चमेली और मैना। मैना सबसे बड़ी और समझदार गाय थी। चंपा गर्भवती थी और चमेली को अभी अभी बच्चा हुआ था। वो दूध दे रही थी, जिसके दूध को बेच के गोपाल का थोड़ा बहुत घर चल रहा था। पर गोपाल को अब चंपा और मैना पे पूरा भरोसा था
कि जब उनका बच्चा हो जाएगा तो वो खूब दूध देने लगेंगी और जिससे उसका कारोबार अच्छे से सेट हो जाएगा। देखा चमेली बहन, हमारे मालिक को कितनी उम्मीदें हैं हम तीनों से। हाँ चंपा, सुना मैंने, मालिक ने हमसे कितनी सारी उम्मीदें लगा रखी हैं। और उम्मीद रखे भी क्यों ना, कितना समय खर्च करते हैं मालिक हम पे और कितनी सेवा करते हैं हमारी, कितना खिलाते पिलाते हैं हमें, और फिर हम मालिक की उम्मीदों पे खरा ना उतरेंगी तो धिक्कार है हमारी जिंदगी पर। सही कह रही हो बहन तुम। चलो हम तो मालिक के लिए कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। तुमने बच्चा दे दिया है, दूध भी दे रही हो, मैं भी गर्भवती हूँ। थोड़े दिनों में मैं भी बच्चे को जन्म दे दूंगी, फिर दूध भी देने लगूंगी। लेकिन इस मैना दीदी को देखो, हम दोनों से बड़ी हैं, एक बार भी बच्चा ना दे पाई आज तक। क्या इसका फर्ज नहीं बनता मालिक के लिए कुछ? ये तो बड़ी हैं, हमसे ज्यादा इसको मालिक के लिए करना चाहिए था, लेकिन हम छोटी होकर इतना सोच रहे हैं। तुम दोनों ऐसा क्यों कह रही हो? क्या गलत कह रहे हैं हम? सही तो कह रहे हैं। कितने सालों से बांझ पड़ी हो तुम। ऐसा कैसे कह सकती हो तुम? बच्चा देना ना देना मेरे हाथ में थोड़े ना है। मैं भी तो माँ बनना चाहती हूँ ना। मैं भी चाहती हूँ कि दूध दूँ और मालिक को मेरे दूध से कुछ फायदा हो। अरे तुम क्या बच्चा दोगी जो इतने सालों से नहीं दे पाई? तुम ये ख्वाब लेना बंद करो कि तुम बच्चा दोगी और तुम्हारे दूध से मालिक को कोई फायदा होगा। दोनों छोटी बहनें बड़ी बहन मैना की बेबसी का मजाक उड़ाती हैं और उस पे हंसती हैं। इस बात से मैना बहुत दुखी होती है और रोती है कि उसी की बहनें उसको दिलासा देने की बजाय उसे ताने मार रही हैं, उसका मजाक उड़ा रही हैं। फिर एक दिन गोपाल का पड़ोसी उससे कहता है, अरे गोपाल, तुम्हारी 2 गायें तो ठीक है, एक गाय का क्या है? उससे तुम्हें कोई फायदा नहीं है, बेच क्यों नहीं देते उसे? अरे नहीं नहीं भाई साहब, बेचना क्यों उसे? अभी बच्चा नहीं दे रही तो क्या पता कल वो बच्चा दे दे। कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। अरे नहीं गोपाल, मेरे कहने का ये मतलब था कि तुम्हें अपना कारोबार जल्द खड़ा करने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो बहुत गलत था। अब तुम्हें जो भी करना है अकेले ही करना है। आगे शादी भी तो करनी है तुम्हें, उसके लिए भी खूब पैसा कमाना पड़ेगा। जब तुम्हारी सारी गायें दूध देंगी तभी तो कारोबार अच्छा चलेगा ना। हाँ, बात तो तुम सही कह रहे हो भाई। मेरी मानो तो तुम अपनी गायों को क्रॉस करवा के देख लो, शायद उससे बच्चा हो जाए। हाँ, ये सुझाव तुमने सही दिया, मैं कल ही ऐसा कर लेता हूँ। सुना तुमने मैना बहन मालिक की बातों को? कितना परेशान है मालिक तुम्हारी वजह से, पर तुम्हें तो कोई बात कह ही नहीं सकते, झट से बुरा जो मान जाती हो तुम। मैना ये सब सुन के बहुत दुखी होती है, पर करती भी क्या, उसके हाथ में कुछ नहीं था। गोपाल ने मैना को क्रॉस करवा के भी देखा, पर उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। गोपाल, जो सुझाव मैंने तुम्हें दिया था, क्या वो तुमने आजमाया? हाँ भाई, वो भी करके देख लिया, पर उसका भी कोई असर ना हुआ। ये गाय किसी काम की नहीं है गोपाल, मेरी मानो तो इसे बेच दो। मैं सोच रहा हूँ एक बार फिर से क्रॉस करवा के देखता हूँ, शायद कोई बात बन जाए। देख लो, पर मुझे नहीं लगता। देखा, इन लोगों को भी पता चल गया, तुम बच्चा नहीं दे सकती, तुम बांझ ही रहोगी। सही कह रही हो तुम दीदी, इतने जतन करने के बाद भी बच्चा नहीं हो रहा, तो अब क्या होगा? गोपाल मैना को एक बार फिर से क्रॉस करवा लेता है। दोनों बहनें चंपा और चमेली मैना के बांझपन का मजाक उड़ाती हैं और उस पे खूब हंसती हैं। फिर एक दिन मैना चमेली के बच्चे के साथ खेल रही थी कि तभी चंपा देख लेती है। हाँ देख तो चमेली दीदी, ये मैना दीदी तेरे बच्चे के साथ क्या कर रही है? मुझे समझ में नहीं आ रहा, तू इस बांझ के साथ अपने बच्चे को कैसे छोड़ सकती है? जब मेरा बच्चा आ जाएगा, मैं इस मनहूस बांझ का साया भी अपने बच्चे पे ना पड़ने दूंगी। हाँ, तुम सही कह रही हो। देखो दीदी, तुम्हें बच्चा नहीं हो रहा, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अपना काला साया हमारे बच्चों पे डालो। दूर रहना आज से मेरे बच्चे से। तुम दोनों कैसी बातें कर रही हो? बांझ हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं मेरा बुरा साया तुम्हारे बच्चों पे पड़ेगा। मैं भी तो उन्हें प्यार करती हूँ, माँ की तरह। आहा,
बड़ी आई माँ बनने वाली। इन बच्चों की माएं अभी जिंदा है, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तभी मैना अपनी बहनों की बातें सुन के बहुत दुखी होती है और भगवान से बातें करती हुई कहती है, हे भगवान, क्या मैं इतनी बुरी हूँ जो तूने मुझे औलाद के सुख से दूर रखा। इतनी अभागी हूँ कि अब मेरा साया भी बुरा हो गया। जिस बच्चे पे भी मेरा साया पड़ेगा, क्या उसके लिए अच्छा नहीं होगा? तूने मुझे ये जिंदगी क्यों दी भगवान? इससे तो अच्छा है तू मुझे मार ही दे। ऐसी व्यर्थ जिंदगी जीने से अच्छा मुझे मार दे भगवान, मार दे। तभी कुछ दिनों में पता चलता है कि मैना गर्भवती है, जिससे गोपाल बहुत खुश होता है और मैना को खूब खिलाता पिलाता है, उसकी अच्छे से सेवा करता है। हे गौ माता, मुझे पता था तुम एक दिन जरूर माँ बनोगे और दूध दोगी। तुम्हें बच्चा नहीं होता था, इस बात से तुम भी बहुत दुखी थी, मैं जानता हूँ। बस अब तुम अपना और बच्चे का अच्छे से ध्यान रखो। ये सुन के चंपा और चमेली मैना से बहुत जलती हैं। क्या दीदी, मैंने सुना है तुम गर्भ से हो? हाँ चमेली, बस तुम सबकी दुआ है। आहा, इतना इतराओ मत, अभी अभी तो गर्भवती हुई हो, और वो भी इतनी देर के बाद। क्या पता जन्म लेने से पहले ही तुम्हारा बच्चा मर जाए फिर। शुभ शुभ कहो बहन, ऐसा क्यों कह रही हो? मेरे बच्चे की मरने की बातें क्यों कर रही हो? इतनी देर बाद मुझे बच्चा होने जा रहा है और मालिक को इतने समय बाद मेरी वजह से खुशी मिलने जा रही है, और खुद भी तुम माँ बनने वाली हो। ऐसा कैसे कह सकती हो? मेरा तो तुम नाम भी मत लेना, मेरा बच्चा बस थोड़े दिनों में बाहर आने वाला है। मैना अब गर्भ से भी हो गई थी, पर उसकी बहनें अभी भी उसको सुनाने में बाज नहीं आती थीं। अरे गोपाल, बहुत बहुत बधाई हो। मैंने सुना है तुम्हारी तीसरी गाय भी गर्भवती है। अच्छा हुआ जो तुमने मेरे कहने पे उसे नहीं बेचा। अरे भाई साहब, अगर वो गर्भ से ना भी होती तब भी मैं उसे नहीं बेचता और हमेशा उसे अपने पास रखता, उसकी सेवा करता। कभी निस्वार्थ भाव से गौ माता की सेवा करके देखो, घर में सुख संपत्ति और धन की कभी कमी नहीं होती है। ये सुन के चंपा और चमेली मैना से बहुत जल बुन जाती हैं। कितने अच्छे हैं मालिक, भगवान आपको बहुत तरक्की दे और अपना आशीर्वाद बनाए रखे। तभी कुछ दिनों में चंपा एक मरे हुए बच्चे को जन्म देती है और बहुत रोती है। मैं कितनी अभागी हूँ, जन्म लेते ही मेरा बच्चा मर गया, एक बार मेरा दूध तक ना पिया। चमेली बहन, क्या तुम अपना बच्चा मुझे थोड़े समय के लिए दोगी? मुझे दूध पिलाना है। ना बहन, दूर ही रहो तुम मेरे बच्चे से। अपना बच्चा तो खा चुकी हो, अब क्या मेरा खाना चाहती हो? जितना दूर रह सको उतना दूर रहो मेरे बच्चे से। चमेली की ऐसी बातें सुन के चंपा बहुत रोती है। फिर कुछ ही दिनों में मैना एक प्यारे से बछड़े को जन्म देती है और चंपा से कहती है, चंपा, तुम्हारा बहुत मन कर रहा होगा ना बच्चे को दूध पिलाने का, और तुम्हें कोई माँ कह के पुकारे, तुम तरसती होगी ना। मेरे बच्चे को तुम दूध पिला सकती हो, और आज से मेरा बच्चा तुम्हें भी माँ कह के पुकारेगा। वैसे भी रिश्ते में तुम उसकी मौसी हो, और मौसी तो माँ जैसी होती है ना। आज से मेरे बच्चे की दो माँ है। मैना की ऐसी बातें सुन के चंपा बहुत शर्मिंदा होती है और सोचती है कि जिस बहन को वो बच्चे के लिए इतना ताने सुनाती थी, आज वही उसके दर्द को समझ रही है। कितनी अच्छी हो दीदी तुम। हमने तुम्हें माँ बनने के लिए कितने ताने सुनाए, यहाँ तक कि तुम्हारे बच्चे के मरने की बात भी की। हम दोनों से अच्छी सही मायने में माँ तुम ही हो। भूल जाओ पुरानी सारी बातें, अब सब सही होगा। चंपा अब मैना के बच्चे को भी दूध पिलाती और बच्चा मैना के साथ साथ चंपा को भी माँ कह के बुलाता, और गोपाल की अब तीनों गायें दूध देती। गोपाल का अच्छे से काम चल रहा था। बूढ़े बैल का नसीब। आज तो मैं मालिक से बात करके ही रहूंगा। उन्हें एक दूसरा बैल लाना ही पड़ेगा। मालिक के पास इतने सारे खेत हैं, वो भला मैं अकेला कैसे जोत सकता हूँ। बहुत समय से हरिराम के पास एक बैल था जिसका नाम चेतन है। चेतन बड़ा ही भला, शरीफ और सियाना किस्म का बैल था। जब वो जवान था तो सारी दुनिया के काम किया करता था।
हरिराम उससे एक दिन में 10-10 खेत जुतवाने का काम लिया करता था। लेकिन समय के साथ ही अब वो बूढ़ा हो चुका था और वो पहले जैसा काम नहीं कर सकता था। हरिराम को तो बस उससे पहले जैसा ही काम चाहिए था, क्योंकि हरिराम एक बहुत ही लालची किस्म का आदमी था। उसे किसी की जान की परवाह नहीं थी। उसे तो बस अपना मतलब निकालना था, अपने खेतों का काम कराना था, अपनी फसल से मतलब था। उसे इस बात की चिंता बिल्कुल नहीं थी कि चेतन बेचारा बूढ़ा हो चुका है, वो अब पहले जैसा काम नहीं कर सकता। चल चल चेतन, तैयार हो जा, आज तुझे 10 खेत और जोतने हैं। नहीं मालिक, रहम करो मुझ पर, थोड़ा तो तरस खाओ। अब मैं पहले जैसा जवान नहीं हूँ, मुझसे 10-10 खेत नहीं जोते जा सकते। पहले जब मैं जवान था, मैंने कभी आपसे किसी बात की शिकायत नहीं की, और लोग तो 2 बैलों को हल लगा के खेत जोतने का काम करते हैं, लेकिन मैंने एक ने ही आपका इतने खेत जोतने का काम किया है। अकेला हल खींच के पूरा दिन काम किया है, पर अब आपको दूसरा बैल मेरे साथ हल जोतने के लिए लगाना ही पड़ेगा। अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे साथ जुबान लड़ाए? दूसरा बैल कहां से लेकर आऊंगा? दूसरा बैल लाऊंगा तो उसके लिए अलग से खर्चा होगा, उसके दाने पानी पर भी, उसके चारे पर, उसकी सेवा में, हर चीज पर खर्च होगा। तू क्या कम खाता है जो एक दूसरा बैल को ले आऊं? अगर तू काम करता है तो फ्री का नहीं करता है, खाता भी उतना ही है। चेतन सही कह रहा है बाबा, आप खुद ही देखिए ना, वो कितने लंबे समय से हमारे घर का काम करता आया है। कभी उसने किसी बात की शिकायत नहीं की, लेकिन अब वो बूढ़ा हो चुका है, वो इतना काम नहीं कर सकता। आप पहले जैसा काम मत लीजिए बाबा, उसे भी तकलीफ होती है। अब हम ऐसा करते हैं बाबा, एक और बैल लेकर आते हैं, फिर वो बैल चेतन के साथ थोड़ी मदद कर लेगा। तू कुछ ज्यादा ही तरफदारी नहीं कर रहा है इस चेतन की? तुझे बोलने का हक नहीं है। जा, जो काम करने को कहा है पहले वो कर। चुपचाप जाकर खेतों में पानी लगा, मैं चेतन को लेकर आता हूँ। खेत जोतना है, बहुत काम पड़ा है बाकी। हरिराम के बेटे नीरज को चेतन पर बहुत तरस आता है, क्योंकि उसे सब पता था। वो सब जानता था कि उसके पिता बहुत गलत कर रहे हैं, लेकिन उसकी अपने पिता के आगे एक नहीं चलती थी। नीरज चेतन की मदद करना चाहता था दूसरा बैल लाकर, लेकिन उसका पिता नीरज को चेतन की मदद नहीं करने देता था। फिर खेत में हरिराम चेतन को एक हल लगाकर खेत जोतने लगा। जैसे तैसे चेतन ने एक खेत तो निकाला, लेकिन जैसे ही दूसरा खेत जोतने लगा, उसकी टांगे कमजोरी से थर-थर कांपने लगी। अरे मालिक, क्या कर रहे हो आप? आपको क्यों नहीं समझ आ रहा कि अब मैं इतना काम नहीं कर सकता हूँ? मैं बहुत कमजोर और बूढ़ा हूँ। देख चेतन, नौटंकी ना कर। अभी तक तो अच्छा भला चल रहा था, अभी रुक रुक के चल रहा है। चल, नहीं तो देख मेरे से मार खाएगा। अगर तूने ऐसा नाटक किया तो मैं कल ही तुझे कसाई को बेच दूंगा और अपने लिए एक नया बैल लेकर आऊंगा। जैसे ही हरिराम ने चेतन को कसाई को बेचने की बात कही, चेतन बहुत घबरा उठा। नहीं मालिक, मुझे कसाई को मत बेचिए। तो चल फिर, जल्दी चल, काम कर, अभी बहुत काम बाकी है खेतों में। खेतों में पानी लगा रहे नीरज को चेतन पर बहुत तरस आ रहा था कि उसके पिता चेतन के साथ कितना गलत कर रहे हैं। वो मन ही मन दुखी हो रहा था। कुछ समय खेतों में काम करने के बाद देखते ही देखते चेतन धड़ाम से खेतों में गिर जाता है और कमजोरी के कारण गिर के बेहोश हो जाता है। अरे, इसको क्या बीमारी पड़ गई? नीरज सुन, ये तो गिर गया है। जैसे ही होश आए, आते ही इसे घर ले आना। नीरज चेतन को उठाने की कोशिश करता है। चेतन, उठो उठो, क्या तुम पानी पियोगे? ये लो, थोड़ा सा पानी पी लो, जिससे तुम्हें होश आ जाएगा। नीरज चेतन को पानी पिलाकर होश मिलाकर घर आ जाता है। हाँ, तो चेतन, इतने सालों में मुझे नहीं लगा था कि तुम बूढ़े हो गए हो, लेकिन आज सच में मुझे लग रहा है कि तुम बूढ़े हो गए हो। अब तुम कोई काम नहीं कर सकते, तुम किसी काम के नहीं रह गए हो। मुझे अब दूसरा बैल काम के लिए लाना ही पड़ेगा, और मैं तुम्हें मुफ्त का फ्री में यहाँ पर नहीं पाल सकता। मैंने तुम्हें बेचने की बात कर ली है।
थोड़े दिनों में ग्राहक आता ही होगा और वो तुम्हें आकर ले जाएगा। नहीं मालिक, नहीं, रहम कीजिए मुझ पर, मुझे ना बेचिए। बस मेरे उन दिनों को याद करके मुझे रख लीजिए। मैंने आपके खेतों में शिद्दत से दिन रात काम किया है। एहसान फरामोश, मैंने क्या तुम्हारे लिए कम किया है? जितना मैंने तुम्हें खिलाया पिलाया है, किसी दूसरे घर में होते तो आज तक तुम मर चुके होते। हरिराम अपने लिए एक जवान और नया बैल लेकर आता है। वही चेतन की जगह पे उसे रखता है, खूब खिलाता पिलाता है और चेतन को बाहर ठंड में बांध देता है और ना उसे चारा देता है ना पानी। चेतन अपने मालिक से बहुत दुखी था कि उसने अपने मालिक के लिए इतना कुछ किया और वो सब भूलकर अंत में जाकर उसके साथ ये सब कर रहा है। मालिक, आप इतने खुदगर्ज हैं, मुझे नहीं पता था। आज आपने एक नया और जवान बैल लाया, उसे अंदर बांध दिया और मुझ पर इतना भी तरस नहीं है, मुझे ठंड में बाहर बांध दिया और फिर ना पानी दिया न चारा। क्या हम जानवरों की बस यही औकात है? बाबा, आप ये क्या कर रहे हो? नया बैल आने से आपने चेतन को बाहर बांध दिया, हालांकि अंदर जगह भी थी उसको भी अंदर बांधने के लिए, पर आपने उसे बाहर बांध दिया। इतनी ठंड में ना उसे खाना दिया ना पानी दिया। उस बेजुबान पर थोड़ा तो तरस खाओ। अरे बेटा, तुम इतनी चिंता क्यों कर लेते हो इन जानवरों की? ये जानवर होते ही ऐसे हैं, किसी काम के नहीं होते। कुछ समय तक काम आते हैं, उसके बाद फिर बूढ़े हो जाते हैं, फिर किसी काम के नहीं रहते। और वैसे भी इस चेतन का हमें करना ही क्या है, चाहे ठंड में बंधा हो या अंदर। और चारा पानी देकर ऐसे ही क्यों बर्बाद करना है? कल ग्राहक आता ही होगा, मैंने बात कर ली है, वो इसे ले जाएगा। अब तुम चलो, सो जाओ। इन जानवरों की इतनी चिंता मत किया करो। नए बैल को भी कल खेत में ले जाना है। नीरज अपने पिता की बातें सुनकर बहुत हैरान रह गया था कि कोई इंसान इतना खुदगर्ज कैसे हो सकता है। जिस बैल ने सारी उम्र उस घर के लिए इतना किया, अब वो उसके सारे एहसान भूलकर उसको मरने के लिए ठंड में छोड़ गया है। बाबा, अब मुझे ही कुछ करना होगा। आपको अपनी गलती का एहसास दिलाना ही होगा। नीरज ने अब सोच लिया था कि अपने पिता को उसकी गलतियों का एहसास दिला कर ही रहेगा। भाई, तुम बाहर क्यों बंधे हो इतनी ठंड में, और कुछ खा क्यों नहीं रहे हो? क्या तुम्हें खाना नहीं दिया है? मैं अपनी मर्जी से बाहर नहीं बंधा हूँ, मुझे मालिक ने बाहर बांधा है, क्योंकि अब मैं उनके किसी काम का नहीं रहा हूँ। क्या मतलब? पहले मैं भी तुम्हारी तरह जवान और हट्टा कट्टा था। जब मुझे मालिक लेकर आए थे और मैं उनकी एक ही दिन में 10-10 खेत जोत दिया करता था, अकेला ही। पर अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मालिक के किसी काम का नहीं रहा हूँ, तो अब उन्होंने मुझे बेचने के लिए ग्राहक को बुलाया है और इसी कारण मुझे बाहर ठंड में बांध दिया गया है। चारा दाना पानी कुछ भी नहीं दिया है। उन्हें लगता है कि मुझे कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे तो उन्हें इसका कुछ फायदा नहीं होगा। और अब तुम जवान हो, हट्टे कट्टे हो, तुम्हें लाया गया है, तुम्हें अंदर मेरी जगह पर ही बांध दिया गया है। इसीलिए तुम्हारी इतनी कदर हो रही है, क्योंकि तुम जवान हो, मालिक के खेत जोतोगे। क्या तुम सही कह रहे हो? इसका मतलब जैसे आज तुम्हारे साथ हो रहा है, कल जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मालिक मेरे साथ भी ऐसा ही करेंगे। हाँ भाई, क्या पता, हो सकता है, क्योंकि इन इंसानों का कोई भरोसा नहीं है। मैंने मालिक के लिए इतने साल अपनी जिंदगी के लगा दिए, उन्होंने मेरे साथ ये सब किया, तो तुम्हारे साथ करने में कौन सी बड़ी बात होगी। हरिराम का नया बैल चिंता में आ गया था कि जैसे हरिराम ने अपने पुराने बैल चेतन के साथ किया, कल को जब वो बूढ़ा हो जाएगा तो वो उसके साथ भी ऐसा ही व्यवहार करेगा। फिर अगले दिन सुबह जैसे ही ग्राहक चेतन को लेने आता है, चेतन चुपचाप ग्राहक के साथ अपनी किस्मत समझकर उदास होकर वहां से जाने लगता है। तभी पीछे से नीरज बोलता है, रुको, तुम मेरे बैल चेतन को ऐसे लेकर नहीं जा सकते। क्या मतलब? ये बैल तुम्हारे पिता ने मुझे बेचा है। बेटा नीरज, तुम्हें क्या हो गया है? इस बूढ़े बैल के लिए क्यों इतना चिंतित होते हो? मैं इसे बेच चुका हूँ, जाने दो इसे। ठीक है पिताजी, मैं इसे जाने दूंगा, लेकिन आप मेरी भी एक बात सुन लीजिए। मैंने भी कुछ सोचा है।
पिताजी, अभी तो आप काम कर सकते हैं, सब कुछ संभाल सकते हैं, घर बार खेत, लेकिन कल जब आप बूढ़े हो जाओगे, बेकार हो जाओगे, तो आप किसी काम के नहीं रहोगे, एकदम बेकार हो जाओगे। तब मैं आपको अनाथ आश्रम में जाकर छोड़ आऊंगा। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? सही तो कह रहा हूँ पिताजी, आप ही ने तो सिखाया है कि बूढ़े किसी काम के नहीं होते। जैसे चेतन के बूढ़े होने पर वो आपको बेकार लग रहा है और आप उसे बेच रहे हो, फिर चाहे वो इंसान हो या जानवर हो, बूढ़ा तो बूढ़ा ही होता है, वो किसी काम का नहीं होता। ये सब सुनकर हरिराम बहुत शर्मिंदा हो जाता है और सोचता है कि इतनी छोटी सी उम्र में उसके बेटे ने उसकी आंखें खोल दी और उसे गलत करने से रोक दिया। बेटा, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं बहुत गलत करने जा रहा था। सही मायने में मैं अकल में तुमसे बहुत छोटा हूँ। इतनी छोटी सी उम्र में तुमने मेरी आंखें खोल दी। और चेतन, मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो। कितना गलत था मैं। तुम्हारे एहसानों को भूलकर तुम्हारे साथ इतना गलत करने जा रहा था। आज अगर मेरा बेटा नहीं होता तो मेरी आंखें नहीं खुलती और मैं कितना बड़ा पाप कर बैठता। मुझे माफ कर दो। हरिराम की आंखें खुलने के बाद वो कहता है कि उसे चेतन को नहीं बेचना है और वो चेतन को अपने पास ही रख लेता है। चेतन, अब तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं रहोगे मेरे पास। जिस तरह से तुमने सारी उम्र मेरे लिए इतना किया है, अब मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं तुम्हारी सेवा करूं। मुझे अपनी सेवा करने का मौका दो। मालिक, मुझे बहुत खुशी है कि आपको समझ में आ गया कि हम जानवरों में भी जान होती है, हमारे अंदर भी दिल होता है, हमें भी अच्छे बुरे की पहचान होती है और हमें भी तकलीफ होती है। मैं धन्यवाद करता हूँ छोटे मालिक का कि उन्होंने आपको इस बारे में एहसास दिलाया। नहीं चेतन, तुम मेरा धन्यवाद मत करो, ये तो मुझे करना ही था। तुमने हमारे लिए इतना कुछ किया है तो हमारा कर्तव्य नहीं बनता क्या तुम्हारे लिए? अगर तुमने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया होता तो भी हमारा कर्तव्य बनता कि हम तुम्हारी सेवा करें बुढ़ापे में। इस तरह से हरिराम चेतन को वापस रख लेता है और बुढ़ापे में उसकी खूब सेवा करता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बूढ़ा चाहे किसी का भी हो, इंसान का हो या जानवर का हो, बूढ़े होने पर किसी की महत्वता कम नहीं होती। अगर हम उसकी जवानी में कदर करते हैं तो बुढ़ापे में भी हमें उसको उतना ही सम्मान देना चाहिए। सौतेली गाय माँ। यह कहानी है छोटे से पिंकू की, जो बड़ा ही नटखट, शरारती और प्यारा है। पिंकू अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। बाकी बच्चे अपने दोस्तों के साथ खेलते थे, लेकिन पिंकू अपनी माँ के साथ खेलता कूदता। उसे बाकी किसी के भी साथ खेलना पसंद नहीं था, अपनी माँ के सिवा। वो हमेशा अपनी माँ के साथ रहता। जहाँ जहाँ माँ जाती वहाँ वहाँ उसके पीछे चलता। उसे अपनी माँ दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारी थी। लेकिन कहते हैं ना, जो चीज हमें दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारी होती है उसे भगवान हमेशा छीन लेते हैं। कुछ ऐसा ही पिंकू के साथ भी हुआ। पिंकू की माँ गंभीर बुखार के कारण मर जाती है। नहीं नहीं माँ, मुझे ये मेरा सपना लग रहा है। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। आप खुद ही तो कहती थी ना, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तो अब कैसे छोड़कर चली गई? मैं किसके साथ खेलूंगा? मेरा ध्यान कौन रखेगा? मुझे कौन दूध पिलाएगा? मैं क्या करूंगा? हाँ, तुम कैसे छोड़कर चली गई हमें? मैं तुम्हारे बिना पिंकू को कैसे संभालूंगा? वो अभी बहुत छोटा है। वो तो तुम्हारा दूध के अलावा अभी कुछ भी खा पी नहीं पाता। इस तरह से माँ के मरने के बाद पिंकू बिल्कुल अकेला हो जाता है। पिंकू का पिता बल्ली सोचता है, नहीं नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। मेरा पिंकू भूखा रह जाएगा। मुझे पिंकू के लिए दूध का इंतजाम करना होगा। और वो अपनी माँ के लिए भी बहुत तरस रहा है। मुझे उसके लिए कोई नई माँ लानी होगी। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है और मुझे तुम्हारी याद भी आ रही है। बहुत हुआ माँ, अब तो आ जाओ। पिंकू अभी ये सोच ही रहा था कि उसके पिता बल्ली वहां आ जाते हैं और उससे कहते हैं, पिंकू बेटा, देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। क्या लाए हो बाबा? तुम बहुत दिनों से भूखे हो ना, और तुम्हें अपनी माँ की भी बहुत याद आ रही है ना। ये लो, मैं तुम्हारे लिए नई माँ लेकर आया हूँ।
जो तुम्हें बिल्कुल तुम्हारी माँ की तरह प्यार करेगी और दूध भी पिलाएगी। और तुम्हारे लिए भाई भी लेकर आया हूँ। अब तुम बिल्कुल चिंता ना करना, तुम इसके साथ दोस्ती करो और इसके साथ खेलना। अभी तक तो पिंकू एकदम उदास था, लेकिन नई माँ के आने से पिंकू बहुत खुश हो जाता है कि बाबा उसके लिए माँ लाए हैं। सच बाबा, ये मेरी नई माँ है और ये मेरा भाई है। आप कितने अच्छे हैं बाबा। मैं बहुत उदास था और भूखा भी था। आपने मुझे उदासी में देखा और मेरे लिए नई माँ लेकर आ गए। पिंकू रोता हुआ जाकर उसके लिए जो नई माँ लाई गई थी उसके गले से लिपट जाता है। माँ, अब मुझे कभी भी छोड़कर मत जाना, मैं बहुत अकेला हो जाता हूँ। नीरजा, ये मेरा बेटा है, इसके लिए मैं तुम्हें लाया हूँ। बस तुम्हें इसका ख्याल रखना है, इसे खुश रखना है, इसे दूध पिलाना है, क्योंकि ये माँ के दूध के अलावा कुछ भी नहीं खाता। आप चिंता ना कीजिए, मैं हूँ ना। अब बस मैं आ गई हूँ। आप पिंकू की चिंता छोड़ दीजिए, आप बस बाहर का काम देखिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। बल्ली बहुत खुश था कि पिंकू के लिए नई माँ और भाई लाया है, क्योंकि पिंकू अपनी माँ के लिए बहुत तरस रहा था। बल्ली के वहाँ से जाने के बाद जैसे ही पिंकू अपनी नई माँ और उसके बच्चे के साथ बात करने की कोशिश करता है। भाई, तुम्हारा नाम क्या है? भाई, मेरा नाम सिंबल है। अच्छा, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे, मेरे भाई बनोगे? हाँ भाई, मैं तो तुम्हारा भाई ही हूँ, साथ में तुम्हारा दोस्त भी बन जाऊंगा। पिंकू अभी सिंबल के साथ बात कर ही रहा था कि उसकी सौतेली माँ नीरजा बोल पड़ी। सुन ओ अनाथ, ना तो मैं तेरी माँ हूँ और ना तू मेरा बेटा है, ना सिंबल तेरा भाई। वो तो तेरे बाप का मन रखने के लिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। पिंकू को उसके कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी नई माँ उसे ये बोल रही है। ये आप क्या बोल रही हैं माँ? बाबा ने तो कहा है आप मेरी माँ हैं और सिंबल मेरा भाई है। वो आपको मेरे लिए लाए हैं। आप मुझे दूध पिलाओगी और मैं आपको माँ कहूँगा। बेवकूफ, अगर मुझे दूध पिलाना ही है तो मुझे अपना बच्चा नहीं है क्या? मैं तुम्हें क्यों दूध पिलाऊंगी? उम्मीद भी मत करना कि मैं तुम्हें दूध पिलाऊंगी। पहले तो अपनी माँ को खा गया और अब मेरे पीछे पड़ा है। चुपचाप से खाना खाने की आदत डाल, क्योंकि तुझे दूध नहीं मिलने वाला। नहीं माँ, आप ऐसा मत कहिए। बाबा ने कहा आप मेरी माँ हो। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। तुम्हें कितनी बार कहूँ, मैं सिर्फ सिंबल की माँ हूँ। और ये क्या बार बार मुझे माँ माँ कहते रहते हो? मुझे माँ माँ कहना छोड़ दो। पर माँ, अगर वो मेरे साथ आपको माँ कहेगा तो इसमें आपको क्या दिक्कत है? और रही बात दूध की, तो आप मेरे हिस्से का थोड़ा सा दूध मेरे भाई पिंकू को दे देना, क्योंकि वो बहुत छोटा है, मुझसे भी छोटा है। अच्छा, तुम्हें बड़ी दया आ रही है इस पर? तुम्हारा कोई भाई नहीं है, समझे? चलो मेरे साथ यहाँ से। लेकिन माँ। चलो तुम चुपचाप यहाँ से। पिंकू अपनी नई माँ की बातें सुनकर बहुत दुखी होता है और रोता है। मुझे तो लगा था कि नई माँ बहुत अच्छी होगी, लेकिन वो ना तो मुझे खुद को माँ कहने दे रही है और ना मुझे दूध पिलाएगी। मैं भूखा रह जाऊंगा। फिर थोड़ी देर बाद सिंबल अपनी माँ से छुपके पिंकू से मिलने आता है। पिंकू, तुम चिंता ना करो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। जब माँ किसी काम से व्यस्त हो जाएंगी तो हम दोनों चोरी छुपके खेल लिया करेंगे। सच भाई, क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। फिर शाम को जैसे ही नीरजा सिंबल को दूध पिला रही होती है कि तभी पिंकू देख लेता है कि नीरजा अपने बच्चे को दूध पिला रही है, और वो पीछे से खड़ा देख बहुत दुखी होता है और रोता है और पास आकर कहता है, माँ, मुझे भी थोड़ा सा दूध पिला दो, बहुत भूख लगी है, मुझे भी दूध पीने का मन हो रहा है। माँ के दूध की बहुत याद आ रही है। दूध? तुझे तो मैं दूध क्या पानी भी ना पिलाऊं। तू मेरे बच्चे को दूध पीता हुआ देख रहा है, अपनी गंदी और काली नजर लगाएगा। जा, चला जा यहाँ से। पिंकू बहुत रोता है, रोता हुआ वहाँ से चला जाता है, और बल्ली भी अब अपने काम में व्यस्त रहने लगा था। वो भी पिंकू पे अब उतना ध्यान नहीं दे पा रहा था। उसे तो ये भी नहीं पता था कि नीरजा उसके बच्चे पिंकू के साथ कैसा बर्ताव कर रही है।
उसके सामने अच्छी बनने का ढोंग करती है और हमेशा यह जताती है कि वो पिंकू के साथ बहुत प्यार करती है। भाई भाई, तुम क्यों उदास होते हो? उदास ना हूँ तो क्या करूँ? मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। माँ के जाने के बाद दुनिया बदल सी गई है। बाबा भी अब पहले जैसे मेरा ख्याल नहीं रख पाते, वो भी अपने काम में व्यस्त हो गए हैं। मुझे माँ की बहुत याद आती है। तुम चिंता क्यों करते हो? मैं हूँ ना तुम्हारा भाई। तुम ऐसा ना कहो कि तुम्हारा कोई नहीं है। मैं हूँ ना, और मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसा लाया हूँ जिसे देखकर तुम बहुत खुश हो जाओगे। अच्छा, क्या लाए हो मेरे लिए? ये लो, मैं तुम्हारे लिए माँ का दूध लेकर आया हूँ। तुम्हें बहुत भूख लगी होगी ना, जल्दी से पी लो। ये तुमने कैसे किया? और अगर माँ को पता चल गया तो वो तुम्हें बहुत डांटेंगी। इसकी तुम चिंता ना करो, ये दूध मैं अपने हिस्से में से छुपा के तुम्हारे लिए लाया हूँ। जल्दी से पी लो। शुक्रिया भाई, मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। जैसे ही पिंकू दूध पीने वाला होता है, पीछे से नीरजा आ जाती है और दूध से भरी कटोरी को गिरा देती है। हाँ, तुम दूध पी रहे हो? मैंने कहा था ना तुम्हें, मैं अपना दूध तो क्या पानी भी नहीं दूंगी। बहुत ही बेशर्म और बदमाश बच्चे हो तुम। शायद तुम्हारी ऐसी शरारतों से तंग होकर तुम्हारी माँ तुमसे परेशान होकर दूर भाग गई, मर गई। और सिंपल तुम्हें कितनी बार कहा, दूर रहो इससे। चलो, तुम्हें मैं मजा चखाती हूँ। नीरजा पिंकू को बहुत खरी खोटी सुनाती है, जिससे पिंकू बहुत दुखी हो जाता है। क्या सच में माँ, मैं बहुत शरारती और गंदा बच्चा हूँ, जिस वजह से आप मुझसे दूर हो गईं, मुझे छोड़कर चली गईं और मर गईं। हाँ माँ, शायद नीरजा माँ सही कहती है, तभी तो वो मुझसे दूर भागती है और मुझे माँ भी कहने नहीं देती है। पिंकू नीरजा की कही हुई बातों पर यकीन कर लेता है कि शायद उसी की वजह से उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई, मर गई। फिर वो सिंबल और नीरजा के पास भी नहीं जाने लगा, बस दूर दूर से उन्हें देखता। दोनों माँ बेटे नीरजा और सिंबल को साथ में खेलते हुए देख देख के ही खुश होता। फिर एक दिन की बात है। भाई चलो ना पार्क में खेलने चलते हैं। नहीं भाई, तुम मुझसे दूर रहो। तुम्हें पता है मैं बहुत अभागा और गंदा बच्चा हूँ, इसी वजह से मेरी माँ की मौत हो गई। वो मुझे छोड़कर चली गई। क्या तुम अभी भी माँ की बातों पे यकीन कर रहे हो? माँ तुम्हें पसंद नहीं करती हैं, इसलिए ये सब बोलती रहती हैं, वरना ऐसा कुछ भी नहीं होता। यकीन मानो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम बहुत अच्छे हो। क्या तुम सही कह रही हो? बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अब चलो हम दोनों पार्क में जाकर खेलते हैं। पिंकू और सिंबल दोनों पार्क में खेलने जाते हैं। तभी खेलते खेलते सिंबल बोरवेल के बने हुए गड्ढे में गिर जाता है। बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ। पिंकू पिंकू, मुझे बचाओ। भाई ये क्या हो गया? तुम गड्ढे में कैसे जा गिरे? रुको रुको, मैं कुछ करता हूँ। मैं तुम्हें बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ। पिंकू सिंबल को निकालने की लाख कोशिश करता है, लेकिन सिंबल पिंकू से बाहर नहीं निकलता, क्योंकि बोरवेल का गड्ढा बहुत गहरा था। पिंकू सोचता है कि वो जाकर नीरजा को ले आता, सिंबल को बाहर निकालने के लिए। कहीं नीरजा माँ सच में ही तो नहीं कह रही थी मैं बहुत अभागा हूँ? हाँ, शायद मैं अभागा ही हूँ, तभी शायद सिंबल के साथ भी वही हुआ जो वो गड्ढे में जा गिरा। भगवान, बस एक बार मेरे भाई को बचा लो, फिर उसके बाद मैं सिंबल से बहुत दूर चला जाऊंगा। पिंकू दौड़ता हुआ नीरजा के पास आता है और उसे सारी घटना बताता है, लेकिन नीरजा उसे खूब डांट लगाती है। तुम एक नंबर के झूठे हो। झूठ बोलकर तुम मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो। नहीं माँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर आप मेरे साथ नहीं चली तो बहुत देर हो जाएगी। बारिश होने वाली है, बोरवेल का गड्ढा पानी से भर जाएगा। चलिए माँ, जल्दी से चलिए और भाई को बचा लीजिए। नीरजा पिंकू की बात पर यकीन करने के बजाय उसे खूब गाली देती है और डांटती है। तुम झूठ बोल रहे हो। मेरा सिंबल तो पार्क में खेलने जा ही नहीं सकता। वो यहीं कहीं खेल रहा होगा। माँ,
मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आप मेरे साथ चलिए। अगर झूठ निकला तो आप मुझे खूब डांटिएगा। हाँ ठीक है, और अगर झूठ निकला ना तो आज तुम्हारी खैर नहीं। नीरजा पिंकू के साथ जाती है और वहां पहुंचकर देखती है कि सिंबल सच में गड्ढे में गिरा हुआ है। तब उसे पिंकू पर यकीन होता है कि वो झूठ नहीं सच बोल रहा था। सिंबल, मेरे बच्चे, ये क्या हो गया? तुम गड्ढे में कैसे जा गिरे? माँ, मुझे बाहर निकालो, मेरा दम घुट रहा है। तुम चिंता ना करो मेरे बच्चे, मैं जल्दी से तुम्हें बाहर निकालती हूँ। नीरजा जल्दी से बारिश के आने से पहले एक मजबूत रस्सी लाकर पेड़ से बांध देती है और पिंकू की मदद से सिंबल को बाहर निकाल लेती है। सिंबल के बाहर निकलते ही उसे गले से लगा लेती है। मेरे बच्चे, तुम ठीक तो हो ना? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भाई, माँ सच कहती है, मैं बहुत अभागा हूँ। तभी मेरी माँ मुझसे दूर चली गई और आज मेरी वजह से तुम गड्ढे में गिर गए। आज से मैं तुम्हारे पास भी नहीं आऊंगा, तुम सबसे दूर चला जाऊंगा। नहीं बेटा, तुम अभागे नहीं हो। अभागी तो मैं हूँ, जो एक बच्चे का प्रेम माँ के लिए समझ नहीं पाई। कितनी बुरी हूँ मैंने तुम्हें कितनी खड़ी खोटी सुनाई। तुम मुझे माँ माँ कहने के लिए तरसते रहे, दूध के लिए तरसते रहे, और मैं तुम्हें खुद से दूर करती रही। अभागे तुम नहीं बेटा, मैं हूँ। आज मेरा सिंबल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से बचा है। अगर थोड़ी सी देरी हो जाती तो ना जाने क्या हो जाता। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। नहीं माँ, आप ऐसा ना कहिए। बेटा, आज से तुम बिन माँ के नहीं हो और ना ही तुम बिना दूध के रहोगे। आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम भी मुझे सिंबल के साथ साथ माँ कह सकते हो। सच माँ, मैं अभागा नहीं हूँ और मैं आपको माँ कह सकता हूँ। हाँ बेटा, तुम अभागे नहीं हो, तुम मुझे माँ कह सकते हो। आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ और सिंबल तुम्हारा भाई। आओ बेटा, मेरे गले लग जाओ। नीरजा सिंबल के साथ साथ पिंकू को भी गले लगा लेती है। नीरजा समझ लेती है कि पिंकू बहुत अच्छा बच्चा है और अब पिंकू अनाथ नहीं था। उसे माँ बाप और भाई सब मिल गए थे। सारे हंसी खुशी एक साथ रहने लगे थे। काले सांड और सुंदर गाय की कहानी। गोपाल के पास एक बहुत लंबे समय से एक काला सांड है जिसका नाम कालू है। कालू बहुत ही हट्टा कट्टा है। हालांकि कालू गोपाल के किसी भी काम नहीं आता, लेकिन फिर भी गोपाल ने कालू को बचपन से पाला है। एक दिन गोपाल को कालू उसके बचपन में एक रास्ते में जाता हुआ मिला था। कालू अनाथ था, खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। गोपाल कहीं जा रहा था तो भूख से तड़पता हुआ कालू उसके पीछे पीछे चलने लगा। गोपाल ने उसे थोड़ा खाना खिला दिया, जिस वजह से कालू फिर उसके पीछे पीछे उसके घर तक आ गया। उसके बाद से गोपाल ने उसे अपने पास रख लिया। बिना किसी मतलब के, बिना किसी काम के उसे पाल पोस कर बड़ा किया और दिन रात उसकी खूब सेवा की। उसका मानना था कि हमें जानवरों की देखभाल करनी चाहिए और खासकर अनाथ जानवरों की। आओ आओ गोपाल, साथ में बैठकर चाय पीते हैं। हाँ भाई, चाय तो मुझे भी पीनी थी। चाय वाले भैया, 2 चाय लगाओ। गोपाल का पड़ोसी और गोपाल साथ में मिलकर बैठकर चाय पी रहे थे कि तभी गोपाल का पड़ोसी गोपाल से कहता है, भाई एक बात बताओ, मैं काफी लंबे समय से देख रहा हूँ तुम एक सांड को पाल रहे हो बिना किसी मतलब के। हालांकि तुम्हें उससे कुछ फायदा नहीं होता है तो उसे क्यों पाल रहे हो? मैं तो कहता हूँ कि एक अच्छी सी गाय रख लो सांड के बदले, जो दूध भी देगी और उसका कुछ फायदा भी होगा। भाई, मैं कोई भी काम किसी लालच के लिए नहीं करता। हम लोग अनाथ लोगों के बच्चों को तो अपना लेते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, पालते हैं और उनके लिए कुछ न कुछ कर लेते हैं। लेकिन दुनिया में बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो अनाथ हैं। हमारा फर्ज बनता है कि हम उनका भी ध्यान रखें, उनका भी ख्याल रखें। बस इसी वजह से मैं कालू का ध्यान रखता हूँ, उसका ख्याल रखता हूँ। हाँ, वैसे जो गाय रखने का सुझाव तुमने दिया है वो सुझाव मुझे अच्छा लगा। देखता हूँ, नहीं तो कालू के साथ साथ एक गाय भी रख लेता हूँ। कालू भी अपने मालिक गोपाल से बहुत खुश था। उसे इस बात का बड़ा ही गुमान था
कि उसका मालिक उसका बहुत ध्यान रखता है। फिर अगले दिन जाकर गोपाल सच में एक सफेद रंग की गाय ले आता है जिसका नाम सुंदरी होता है। हाँ? ये मालिक के साथ किसकी गाय है? इतनी गोरी चिट्टी, मालिक किसको अपने साथ लेकर आए हैं? अरे ये तो इसी ओर ही आ रही है। इसका मतलब मालिक एक नई गाय लेकर आए हैं और मुझे इस बारे में बताया तक नहीं। कालू, देखो तो कौन आया है। ये सुंदरी है। ये आज से इसी तबेले में रहेगी। आज से तुम दोनों इस तबेले में रहोगे। आज तक तुम अकेले थे ना, अकेले बैठे बैठे तुम भी बोर होते होगे ना। आज से तुम अकेले नहीं हो, सुंदरी तुम्हारे साथ रहेगी, जिससे तुम्हारा भी मन लगा रहेगा। दोनों एक दूसरे के साथ दोस्ती कर लो। तब तक मैं तुम दोनों के लिए चारा लेकर आता हूँ। कालू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था कि उसका मालिक गाय लेकर आया है। उसे लग रहा था अब उसकी अहमियत खत्म हो जाएगी। उसका मालिक उससे पहले की तरह प्यार नहीं करेगा। सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? दोस्ती? और तुमसे? तुम्हारी और मेरी दोस्ती बिल्कुल नहीं हो सकती है। कहा तुम गोरी चिट्टी और कहा मैं काला हूँ। काले और गोरे की कभी दोस्ती नहीं हो सकती। जाओ तुम यहाँ से। मुझे तुमसे कोई दोस्ती नहीं करनी है। अरे पर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। मालिक अब नई गाय लेकर आए हैं, इतनी सुंदर गोरी गोरी। मुझे पहले जैसा प्यार देना तो दूर की बात है, अब तो शायद मेरी ओर देखेंगे भी नहीं। हाँ, शायद मैं हूँ ही इसी काबिल। एक तो काला हूँ, ऊपर से मालिक के किसी काम भी नहीं आता। बचपन से मालिक के घर में फ्री का जो खा रहा हूँ। कालू जैसा सोच रहा था वैसा बिल्कुल भी नहीं था। गोपाल का प्यार कालू के लिए बिल्कुल भी नहीं बदला था। गोपाल जैसा प्यार कालू को पहले करता था वैसा ही प्यार वो अब भी करता था। वो दोनों की खूब सेवा करता था। जितना वो सुंदरी को खिलाता था उतना ही वो कालू को भी पहले जैसे खिला पिला रहा था। दिन रात दोनों की खूब सेवा करता और चारा भी खिलाता है। ये क्या सुंदरी, तुम इतनी दूर क्यों बैठी हो कालू से? क्या तुम्हें उसके पास बैठना अच्छा नहीं लगता? नहीं नहीं मालिक, ऐसा ना सोचिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने तो कोशिश भी की थी कालू के साथ दोस्ती करने की, लेकिन वही मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहता। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ सुंदरी, वो बचपन से यहाँ पर अकेला रहा है ना, तो किसी दूसरे की उसको आदत नहीं है। शायद इसी वजह से उसे थोड़ा सा समय लगेगा, पर तुम चिंता ना करो। थोड़े समय बाद जब उसे तुम्हारी आदत हो जाएगी तो वो खुद ही तुमसे दोस्ती कर लेगा। कालू, क्या बात है, आजकल तुम मुझसे कुछ उखड़े उखड़े से रहते हो, पहले की तरह बात नहीं करते, क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ मालिक, आप जाइए, बस अपनी उस सुंदरी गाय के पास जाइए। उसी के साथ बातें करिए जिसके साथ आप आजकल बहुत ज्यादा बतिया रहे हो। अच्छा, तो कालू को जलन हो रही है। कालू, क्या तुम्हें पता नहीं है, मैंने तुम्हें बचपन से पाला है। तुम्हारे लिए मेरे मन में प्यार कभी भी नहीं बदल सकता। मैं तुम्हें पहले जैसे ही प्यार करता हूँ। तुम थोड़ा समय ले लो, लेकिन थोड़े समय बाद सुंदरी के साथ दोस्ती कर लेना। वो बहुत अच्छी है। अगर तुम मुझसे बात करोगे ना तो तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, क्या मालिक सच कह रहे हैं कि उनके मन में मेरे लिए अब भी प्यार है? पता नहीं। सुंदरी बहुत सारा दूध देती थी। गांव वाले गोपाल के घर सुंदरी का दूध लेने आते और बहाने से उसकी सुंदरता को निहारते। गांव वालों को सुंदरी बहुत अच्छी लगती थी, जिस वजह से कालू बहुत चिढ़ता था। जब लोग सुंदरी का दूध लेने घर पे आते थे तो कालू आते आते लोगों पर बहुत गुस्सा करता। हाँ, आखिर है क्या इस गाय में जो सारे गांव वाले दूध के बहाने इसे देखने आते हैं और इसके रूप को निहार के जाते हैं? हैं? पर सुंदरी को अपने रूप और रंग पर जरा भी घमंड नहीं था। एक दिन सुंदरी सोचती है, ये कालू तो मुझसे दोस्ती करने से रहा। एक बार फिर से मैं ही कोशिश करके देखती हूँ इसके साथ दोस्ती करने की। आखिर मुझे अच्छा भी तो लगने लगा है ये। और दोस्ती तो तभी होगी ना जब हम में से कोई एक बात करने की कोशिश करेगा। कालू तो ऐसा है कि वो आगे से कभी बात नहीं करेगा। मुझे ही जाकर उससे बात करनी होगी। सुंदरी कालू के पास आती है और उससे दोस्ती करने के लिए बात करती है। सुनो कालू, मुझसे बात करो ना, या आज भी तुम मुझसे पहले की तरह नाराज हो? बात नहीं करोगे? एक बार मुझसे बात करोगे तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा
और धीरे धीरे हमारी दोस्ती भी हो जाएगी। तुम फिर से आ गई। तुम्हें मैंने पहले भी समझाया था ना कि मेरे पास मत आना और मुझसे बात भी मत करना। क्यों आती हो बार बार मुझसे बात करने? ऐसा है क्या तुम में जो सारा गांव तुम्हारा दीवाना है? जब से आई हो तब से दूध लेने के बहाने गांव के सारे लोग यहाँ आते हैं और तुम्हारा रंग रूप निहार के जाते हैं। आखिर तुम मुझसे दोस्ती क्यों करना चाहती हो? कहाँ मैं काला सांड और कहाँ तुम गोरी गोरी गाय? काले और सफेद रंग में कभी दोस्ती नहीं हो सकती। नहीं कालू, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम काले जरूर हो, लेकिन तुम्हारा मन काला नहीं है। तुम्हारा मन बहुत अच्छा है। मालिक ने मुझे बताया है कि तुम बहुत अच्छे हो, और वैसे भी मुझे काला रंग बहुत पसंद है। पर मुझे गोरा रंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चली जाओ तुम यहाँ से। मुझे तुमसे कोई दोस्ती नहीं करनी है। क्यों आ जाती हो बार बार मेरे पास? वो तो मैं इसलिए आती हूँ क्योंकि तुम मुझे अच्छे लगने लगे थे। मैं तुम्हें पसंद करने लगी थी, इसलिए मैं तुम्हारे पास तुमसे दोस्ती करने आई थी। कालू की बात से दुखी होकर सुंदरी वहाँ से चली जाती है। बाद में कालू सोचता है, अरे कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया? उसे बहुत सुनाया, आखिर दोस्ती ही तो करना चाहती थी वो मुझसे, और वो कह रही थी कि उसे मैं पसंद हूँ। मुझे उसे इतना नहीं सुनाना चाहिए था। हाँ, सच कहूँ तो गोरा रंग मुझे बहुत पसंद है, पर मैंने उसे दूर भगाने के लिए झूठ बोला कि मुझे गोरा रंग पसंद नहीं है। फिर एक दिन की बात है, ठंड का मौसम था। कालू बड़े ही मजे से धूप में आराम से बाहर लेट के सो रहा था कि तभी एक भयंकर सा सांप कालू की ओर आ रहा था। सांप बिल्कुल कालू के साथ आकर खड़ा हो गया। जैसे ही वो कालू को काटने वाला होता है कि तभी सुंदरी देख लेती है और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है, हे भगवान! सांप! सांप! बचाओ! बचाओ! मालिक, सांप! मालिक जल्दी आइए, इस सांप को भगाइए, नहीं तो ये हमारे कालू को काट लेगा। जल्दी कीजिए। कालू की भी नींद टूट जाती है और वो सांप को देख के बहुत घबरा जाता है, लेकिन वो वहां से भाग नहीं पाता क्योंकि वो रस्सी से बंधा होता है। इतने में गोपाल और गांव वाले वहां पहुंच जाते हैं और सुंदरी के चिल्लाने की आवाज सुनकर, क्या हुआ सुंदरी, तुम इतना क्यों चिल्ला रही हो? मालिक, जल्दी से इस सांप को यहाँ से भगा दीजिए, नहीं तो ये हमारे कालू को काट लेगा। हाँ, सांप? कहाँ है सांप? गोपाल और सारे गांव वाले मिलकर सांप को डंडे से पीट पीट के भगा देते हैं। इस तरह से कालू की जान बच जाती है। तब जाकर कालू को सुंदरी अच्छी लगने लगती है। उसे एहसास होता है कि सुंदरी बुरी नहीं है, वो बहुत अच्छी है और उसके मालिक का प्यार भी उसके लिए बिल्कुल नहीं बदला है। वो पहले जैसे ही कालू से प्यार करता है। मालिक, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको कितना गलत समझा। मुझे लगा सुंदरी के आने के बाद आप मुझे प्यार नहीं करेंगे, आप बदल जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था, बल्कि आप मुझे पहले से भी ज्यादा प्यार देने लगे। हाँ कालू, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। भला मेरा प्यार तुम्हारे लिए कैसे बदल सकता है? मैंने तुम्हें अपना बच्चा समझ के पाला है। इसके बाद कालू सुंदरी से भी बात करने की कोशिश करता है। सुंदरी, क्या तुम मुझे माफ करोगी? मैं जान गया हूँ कि तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन पता नहीं क्यों इस काले रंग की वजह से मेरे मन में एक जलन की भावना पैदा हो गई थी कि मालिक तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार करेंगे, पर मैं नहीं जानता था कि मैं कितना गलत हूँ। मालिक भी बहुत अच्छे हैं और तुम भी कितनी अच्छी हो। अगर आज तुम नहीं होती तो शायद वो जहरीला सांप मुझे काट लेता। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? हाँ कालू, मैं तो तुमसे बहुत पहले से ही दोस्ती करना चाहती थी। वो तो तुम ही थे जो हमेशा मुझसे दूर भागते थे और मुझे खरी खोटी सुनाते थे। अब तो ऐसा नहीं करोगे ना? नहीं नहीं, अब मैं तुम्हें कभी भी कुछ भी गलत नहीं बोलूंगा। बस मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। इस तरह से कालू और सुंदरी की दोस्ती हो जाती है। इसके बाद वो दोनों अपने मालिक गोपाल के साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। ठंड में गाय और बैल का प्यार। भोला और चंदा सेठ की कैद से आजाद होकर अपनी एक अलग दुनिया बसाने चले थे। दोनों बहुत खुश थे कि एक साथ हैं और अपनी एक अलग दुनिया बसाएंगे, लेकिन उनकी खुशी में बाधा डालने वाली अब ये कड़ाके की ठंड आ गई थी। भोला, देखो ना कितनी ठंड पड़ रही है।
हम घर से तो निकल आए, सेठ जी की कैद से तो आजाद हो गए। मुझे इस बात की बहुत खुशी है, लेकिन हम इतनी ठंड में जाएंगे कहाँ? और अभी मुझे बच्चा भी तो होने वाला है। इस समय मुझे बिल्कुल ठंड नहीं लगनी चाहिए। न हमारे पास अभी घर है और न ही रहने का ठिकाना। हाँ चंदा, मैं जानता हूँ इस समय तुम्हारी बहुत देखभाल करने की जरूरत है, पर तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। बहुत दूर चलने के बाद चंदा को एक लावारिस झोपड़ी दिखती है। चंदा झोपड़ी को देखकर बहुत खुश हो जाती है। भोला, देखो तो यहाँ झोपड़ी है। शायद ऊपर वाले ने हमारे लिए ही बनाई हो। हमारे पास कोई घर नहीं था रहने के लिए, इसलिए ऊपर वाले ने हमें इस झोपड़ी तक पहुँचाने की राह दिखाई। हाँ चंदा, तुम ठीक कहती हो। रहने के लिए भोला और चंदा को घर तो मिल गया था, लेकिन घर में रहने के लिए, ठंड से बचने के लिए और खाने के लिए कुछ नहीं था। बाहर इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही थी कि ठंड के मारे किसी की भी जम के कुल्फी बन जाए। चंदा, तुम चिंता मत करो, सुबह होते ही मैं कुछ अच्छा सा काम ढूंढ लूंगा और तुम्हारे लिए कुछ गर्म कंबल लेकर आऊंगा। हाँ भोला, ठीक है। पूरी रात दोनों ठंड में कांप रहे थे, पर दोनों बहुत समझदार थे। दोनों ने एक दूसरे को शिकायत तक का मौका नहीं दिया और अपने अपने मन में सोच रहे थे। मुझे ठंड तो बहुत लग रही है, लेकिन मैं भोला को बताऊंगी नहीं कि मुझे बहुत ठंड लग रही है। अगर मैंने उसे बताया तो उसे बहुत चिंता हो जाएगी। चंदा, मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत ठंड लग रही है, लेकिन क्या करूँ, बस सुबह होने का इंतजार करता हूँ। सुबह मैं कोई ना कोई इंतजाम कर लूंगा और किसी भी हाल में तुम्हारे लिए कंबल लेकर आऊंगा। रात भर चंदा को ठंड में ठिठुरता हुआ देख भोला सुबह सुबह ही काम ढूंढने के लिए निकल जाता है। अरे, ये भोला कहाँ गया इतनी सुबह सुबह? पूरा दिन काम ढूंढने पर भी भोला को काम नहीं मिलता है। बस कहीं थोड़ा सा खाने को मिल जाता है, उसे भी वो चंदा के लिए ले आता है। अरे भोला, आ गए तुम? कहाँ चले गए थे सुबह सुबह, और वो भी बिना बताए? मैं काम ढूंढने गया था, लेकिन मैं किसी के काम का नहीं हूँ। मुझे कोई भी काम नहीं मिल रहा। तुम पूरी रात ठंड में कांप रही थी, थर थर रही थी। सोचा सुबह जाकर कुछ काम ढूंढ के पैसे कमा कर आऊंगा, लेकिन पूरा दिन काम ढूंढने पर भी मुझे कोई काम नहीं मिला। तुम ठंड में कैसे रही होगी? इस समय तुम्हें ठंड नहीं लगनी चाहिए। बहुत जरूरी है कि तुम्हारी अच्छे से देखभाल हो। हाँ, तुम चिंता क्यों करते हो? सब ठीक हो जाएगा। इतनी जल्दी हार मत मानो। अभी तो तुम एक दिन काम देखने गए थे, कल फिर से चले जाना। और रही ठंड की बात, तो इतनी भी ठंड नहीं है जितना तुम कह रहे हो। ठंड तो बहुत थी, लेकिन चंदा भी भोला को दिलासा दे रही थी कि उसे ठंड नहीं लग रही है, ताकि भोला चिंता ना करे। कल फिर से चले जाना काम देखने। हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो। चलो, वो तो मैं कल देख लूंगा, लेकिन उससे पहले ये लो, खाने के लिए तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ। मैंने पेट भर खा लिया था, ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, खा लो। भोला, तुम तो अच्छे से झूठ भी नहीं बोल पाते, फिर क्यों मुझसे झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो? मुझे पता है तुमने कुछ नहीं खाया है। चलो साथ मिलकर खाते हैं, जितना जितना भी हिस्से में आएगा। चंदा, तुम हमेशा से मेरा झूठ पकड़ लेती हो ना। फिर दोनों मिलकर खाना खाते हैं। आधी रात के बाद ठंड और ज्यादा बढ़ जाती है। चंदा, सुना है शहर की ओर बर्फबारी हुई है, जिससे तेज हवाएं इस ओर भी आ रही हैं। इसलिए आज रात कुछ ज्यादा ही ठंड लग रही है। हाँ भोला, तुम सही कह रहे हो। तभी तेज हवा से झोपड़ी का दरवाजा ही टूट के गिरता है, जिससे अंदर और तेज हवा आने लगी। ठंड लगने लगती है। अरे रे, दरवाजा टूट गया। पहले क्या कम ठंड थी जो अभी इस दरवाजे को भी टूटना था। हाँ, अब क्या करें? तुम चिंता ना करो चंदा, मैं देखता हूँ। भोला टूटे हुए दरवाजे को खड़ा कर देता है और उसको दरवाजे के साथ लगा के पीछे से एक बड़ा सा पत्थर लगा देता है, जिस वजह से फिर हवा अंदर ना आने लगी। हाँ चलो, अब हवा तो अंदर नहीं आएगी ना। चंदा, तुम्हें बहुत ठंड लग रही है ना, पर तुम जानबूझकर मेरे साथ शिकायत नहीं कर रही हो ताकि मैं चिंता ना करूं। सच कहूं भोला, तो हाँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है, लेकिन मुझे अपनी चिंता नहीं, अपने होने वाले बच्चे की चिंता है। अगर मुझे ठंड लग गई
मेरी तबीयत खराब हो गई तो न जाने हमारे बच्चे का क्या होगा। नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ, मैं कंबल लेकर ही आऊंगा, तुम चिंता ना करो। अगली सुबह भोला जब घर से बाहर निकलता है तो ये सोचते हुए ही निकलता है कि उसे चाहे काम मिले या ना मिले, लेकिन वो कंबल जरूर लेकर आएगा। नहीं, आज मुझे खुद की ठंड के बारे में नहीं सोचना है कि मुझे ठंड लग रही है। मुझे ठंड नहीं लग रही है, मुझे बस और बस चंदा और अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचना है। उसे ठंड नहीं लगनी चाहिए। मुझे चंदा के लिए कंबल लेकर ही जाना होगा। एक कंबल वाले भैया के पास जाता है और उससे कंबल मांगता है। हाँ भाई साहब, क्या आप मुझे एक कंबल दोगे? हाँ भाई, ले लो। मेरे पास बहुत सारी वैरायटी के कंबल हैं, अलग अलग भाव में हैं। तुम्हें कौन से भाव का कंबल चाहिए, बताओ। भाई साहब, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, पर हाँ, मैं बहुत जल्द काम ढूंढ लूंगा और पैसे कमा के तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। अभी मेरी पत्नी के लिए कंबल की बहुत जरूरत है। मेहरबानी करके मुझे कंबल दे दो। पैसे नहीं है तो कंबल भी नहीं है। रोज तुम्हारे जैसे यहाँ पर आते हैं, सबको उधार देते फिरेंगे तो हमारा कारोबार कैसे चलेगा? फ्री का माल समझ रखा है क्या? चलो जाओ यहाँ से, चलो चलो। दुकानदार भोला को वहां से बेइज्जत करके निकाल देता है। भोला उदास होकर वहां से आ जाता है। मैं किस मुंह से घर जाऊंगा? चंदा को क्या जवाब दूंगा? मैंने उससे वादा किया था कि आज मैं उसके लिए कंबल लेकर ही आऊंगा, लेकिन मैं उसे क्या जवाब दूंगा कि उसका पति कितना निकम्मा है। हे भगवान, कितनी सर्द हवाएं चल रही है। आज तो कुछ ज्यादा ही ठंड है। ऊपर से भोला इतनी ठंड में काम ढूंढने गया है, कहीं उसे सर्दी जुकाम ना हो जाए। बस वो हमेशा मेरे बारे में ही सोचता है, अपना ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखता। मैं एक काम करती हूँ, भोले के लिए एक चादर ले लेती हूँ, जिसे ओढ़ के भोला काम पर जाया करेगा। क्योंकि उसे बाहर रहना होता है तो उसे ज्यादा ठंड लगेगी। मैं तो घर पर ही हूँ। चंदा अपनी झोपड़ी से बाहर निकलती है और सोचती है कि वो भी किसी तरह से चादर ले ले, जिसे ओढ़ के भोला काम पर जाया करेगा। लेकिन पैसे ना होने के कारण वो चिंता में भी बहुत थी। मैं चादर लेने का सोच रही हूँ, लेकिन पैसे ही नहीं है। मैं चादर लूंगी कैसे? तभी चंदा देखती है कि एक चादर वाला बुजुर्ग चादर बेच रहा है और उससे 2-3 गौ चादर खरीद रही हैं। चंदा भी उनके पास आने लगती है और देखने लगती है, लेकिन पैसे ना होने के बाद बुजुर्ग से कुछ कह नहीं पाती। बस चुपचाप खड़ी होकर लाचारी से चादरों को देखती है। हाँ बेटा, कहो, क्या तुम्हें भी चादर लेनी है? अरे बाबा, इससे क्या पूछते हो तुम? ये तो बहुत गरीब है, इसकी क्या औकात है ये इतनी महंगी चादर ले पाए? हाँ। हाँ बहन, तुम सही कह रही हो। इन गरीबों की क्या औकात कि इतनी महंगी महंगी चीजें खरीद सके। ऐसे ही किसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाया करते। आज वो चादर खरीदने के लायक नहीं है, लेकिन हो सकता है कल वो तुमसे बेहतर हो जाए। चंदा उन सब की बातें सुनकर खूब रोने लगती है। बेटी, तू पैसे मत दे, ये बता, क्या तुझे चादर चाहिए? हाँ बाबा, मुझे चादर चाहिए। मेरे पति रोज ठंड में बाहर जाते हैं, वो बीमार हो जाएंगे, उन्हें सर्दी लग जाएगी। लेकिन चादर खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। तुम चिंता ना करो बेटी, मैं तुम्हें एक ऐसी पुरानी चादर दूंगा, इसके मुकाबले इनमें से एक भी चादर नहीं है। मैं तुम्हें अपनी पुरानी चादर देता हूँ। शुक्रिया बाबा, आप कितने अच्छे हैं। जब मेरे पास पैसे होंगे ना और आप कभी फिर लौटकर चादर बेचने आओगे तो मैं आपके पैसे जरूर लौटा दूंगी। बुजुर्ग चंदा को अपनी पुरानी चादर दे देता है। चंदा बहुत खुश हो जाती है कि पुरानी ही सही, लेकिन चादर तो आई। अब वो अपने पति को चादर उड़ाएगी जिससे उसे ठंड नहीं लगेगी। दूसरी तरफ बैल रात को ऐसे मुंह लटकाए शर्मिंदा होकर घर वापस आता है। आ गए आप? हाँ, आ गया मैं, पर आज भी मैं तुम्हारे लिए कंबल लेकर नहीं आ पाया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ चंदा। अरे कोई बात नहीं, पर आपको क्या हो गया है? आप ऐसे कपकपाते हुए बातें क्यों कर रहे हैं? कहीं आपको ठंड तो नहीं लग गई है? हे भगवान, आपका माथा इतना गर्म है, आपको तो बहुत सर्दी हो गई है। ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा आपसे। इतने में बैल गिर के जमीन पर बेहोश हो जाता है।
तभी चंदा देखती है कि भोला को बहुत सर्दी हो गई है और बुखार भी हो गया है। जल्दी से जाकर वो कंबल ले आती है और भोला को उड़ा देती है। कंबल की गर्मी से थोड़ी देर में भोला को होश आ जाता है। अरे ये चादर कहां से आई? चंदा भोला को सारी बात बताती है। भोला बहुत खुश हो जाता है कि चंदा ने उसके लिए चादर ली है। देखते ही देखते भोला का बुखार, जुकाम, ठंड सब कुछ मिनटों में गायब हो जाता है। एकदम से मेरी सर्दी, जुकाम, बुखार कैसे गायब हो गया? ये तो कोई करामाती कंबल लग रहा है। हाँ भोला, तुम सही कह रहे हो। मुझे भी यही लग रहा है। मुझे तो वो बाबा भी कोई भगवान से कम नहीं लग रहे, जो भगवान बनकर हमारे घर आए और मुझे अपनी जादुई कंबल दे दी। फिर वो उसे चादर दे देती है और अगले दिन भोला काम के लिए निकलता है। उसी दिन भोला को काम भी मिल जाता है। धीरे धीरे करके भोला का काम इतना अच्छा चलने लगता है कि वो कंबलों की दुकान खोलता है और कंबल बेचने का काम करता है। वो देखते ही देखते बहुत अमीर हो जाता है और साथ में और गरीबों और शहर में जो ठंड में ठुठुर रहे हैं उन्हें वो फ्री में कंबल बांटने लगा। थोड़े दिनों में चंदा एक प्यारे से बछड़े को भी जन्म देती है। भोला, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज हमारा परिवार पूरा हुआ और धीरे धीरे करके सब ठीक हो जाएगा। हाँ चंदा, तुम सही कह रही हो। अब देखना, आगे आगे हमारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। दोस्तों, हमारी स्टोरी को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अब इसके अगले भाग में हम आपको ये दिखाएंगे कि भोला और चंदा की वो करामाती जादुई चादर कैसे चोरी हो जाती है और कौन उन्हें चुरा के ले जाता है। भूरी जंगली गाय। जंगल में एक अनोखी नाम की गाय रहती थी जो गर्भवती थी। उसका एक साथी बैल जिसका नाम धर्म था। दोनों आपस में बहुत प्यार करते थे। सबका एक झुंड था। जब भी सारे घास चरने जाते तो एक साथ एकजुट होकर जाते, क्योंकि उस जंगल में जंगली जानवरों का बहुत ज्यादा खतरा था। एक बाघ था जो किसी गाय, बैल या हिरण को अकेला पाकर शिकार कर लेता था। बस इसी वजह से सारे इकट्ठा घास खाने जाते और वापस भी एक साथ आते। लेकिन अनोखी अब गर्भ से थी। शुरू में तो सबके साथ जाने लगी, लेकिन अब पेट बढ़ने की वजह से उसके लिए बाहर जाना या घास चरने जाना बहुत मुश्किल हो रहा था और इस बात से धर्म बहुत चिंतित हो रहा था। अनोखी, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। अब तुम घास चरने सबके साथ नहीं जा पा रही हो, क्योंकि सब जल्दी जल्दी चलते हैं, जिस वजह से तुम अकेली पीछे रह जाती हो। मुझे बहुत डर लगता है कहीं तुम पे उस बाघ की नजर ना पड़ जाए। इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम यहीं इसी सुरक्षित जगह पर रहो। मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए समय समय पर हरी हरी और पौष्टिक घास लाऊंगा, जिससे हमारा बच्चा स्वस्थ पैदा होगा। पर धर्म, मैं अकेले पूरा दिन यहाँ कैसे रहूंगी? अगर तुम भी चले गए तो? देखो अनोखी, अभी हमारे बच्चे के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा ना हमें। बस थोड़े दिनों की बात है, हमारा बच्चा आ जाए, वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए और हमारे साथ वो घास चरने जाए, फिर सब ठीक होगा। ठीक है, जैसा तुम कहो। उसके बाद से अनोखी को धर्म अच्छी और स्वस्थ जगह पे रखने लगा, ताकि उस बाघ की नजर अनोखी पर ना पड़े, और खुद बाकी जानवरों के साथ दूर जंगल जाने लगा और शाम को आते समय अनोखी के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी घास लेकर आता। उफ, कितना मुश्किल होता है अकेले समय गुजारना। धर्म, कब आओगे तुम? और ऊपर से भूख भी बहुत लग रही है। क्या करूं? बाहर भी नहीं जा सकती। धर्म ने मना कर रखा है। तभी धर्म अनोखी के लिए घास लेकर आ जाता है। उसे देख अनोखी बहुत खुश हो जाती है। आ गए धर्म तुम, शुक्र है, मुझे बहुत भूख भी लग रही थी। हाँ, मुझे पता है, तभी तो मैं आ गया। अब जल्दी से खा लो। अनोखी जल्दी से घास खा लेती है। फिर थोड़े दिनों में अनोखी एक प्यारे से बछड़े को जन्म देती है, जिसका नाम दोनों मिलकर चुलबुल रखते हैं। धर्म अपने बच्चे के लिए बहुत खुश था, इसीलिए वो अनोखी और चुलबुल से कहता है, अनोखी, जब तक हमारा बच्चा थोड़ा बड़ा ना हो जाए तब तक तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं निकलना। बस थोड़े दिनों की बात है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। तब तक मैं तुम्हारे खाने पीने का खुद ध्यान रखूंगा। ये मैं सब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम भी चुलबुल को लेकर घास चरने चली तो चुलबुल का सबके साथ साथ चलना बहुत मुश्किल होगा। वो अभी बहुत छोटा है, सबके मुकाबले तेजी से नहीं चल पाएगा। मैं नहीं चाहता उस पे उस दुष्ट बाघ की नजर पड़े।
अनोखी धर्म की बात मान के घर पे ही रुकती है और धर्म रोज की ही तरह खुद दिन में कम चारा खाता और शाम को अनोखी के लिए खूब सारा चारा लेकर जाता। अनोखी अब पहले की तरह घर पे अकेली नहीं होती, उसके साथ उसका बच्चा भी था, इसीलिए पूरा दिन बच्चे के साथ व्यस्त रहती, उसी की देखभाल करती और दूध पिलाती। ऐसे ही सब ठीक ठाक चल रहा था कि एक दिन चुलबुल माँ से कहता है, माँ, सब बाहर जाते हैं, बाबा भी बाहर जाते हैं, पर मैं और आप बस एक ही जगह में बंद क्यों रहते हैं? मुझे भी बाहर जाने का मन है। चलो ना माँ, मुझे थोड़ा बाहर घूमना है, बहुत मन हो रहा है। हाँ बेटा, मन तो मेरा भी बहुत हो रहा है। काफी समय से मैं भी बाहर नहीं गई हूँ। पर तुम्हें पता है, इस जंगल में एक दुष्ट बाघ रहता है। वो हमें कोई नुकसान ना पहुँचाए, इसलिए तुम्हारे बाबा ने मना कर रखा है हमें घर से बाहर जाना। और तुम अभी बहुत छोटे हो ना बेटा, बड़ों के मुकाबले चल नहीं पाओगे। नहीं माँ, मुझे बाहर जाना है। मैं बहुत बहादुर हूँ, बिल्कुल अपने बाबा की तरह। मुझे कुछ नहीं होगा, आप बस मुझे बाहर ले जाइए। बस माँ, एक बार, और बाबा के आने से पहले हम लौट आएंगे। चुलबुल माँ के साथ बाहर जाने की बहुत जिद करता है। अनोखी को मजबूर होकर चुलबुल को बाहर घुमाने ले जाना पड़ता है। चुलबुल पहली बार बाहर जाकर बहुत ही ज्यादा खुश था। माँ, कितना अच्छा है बाहर का नजारा। आप कितनी अच्छी हो माँ, मुझे बाहर घुमाने लाई। हाँ बेटा, अब तो तुम खुश हो ना। चलो अब जल्दी घर जाते हैं, तुम्हारे बाबा के घर आने से पहले। तुम्हारे बाबा को पता चल गया तो बहुत नाराज होंगे। अनोखी जैसे ही चुलबुल को लेकर घर आने लगती है कि तभी रास्ते में वही खूंखार बाघ मिल जाता है, जिसका धर्म को सबसे ज्यादा डर था। अनोखी और चुलबुल बहुत घबरा जाते हैं। अनोखी को अपनी जान की परवाह नहीं थी, बस उसे उस बात की चिंता थी कि अब वो अपने बच्चे को कैसे बचाए, क्योंकि अब उसे पता था कि बाघ अब उसे छोड़ने वाला नहीं है। अनोखी को बस धर्म के घर से बाहर ना जाने की दी गई नसीहत याद आ रही थी और वो बहुत पछता रही थी कि उसे चुलबुल की जिद पे बाहर नहीं आना चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ धर्म जब शाम को अपनी पत्नी और बच्चे के लिए खाना लेकर घर पहुंचता है तो वो अनोखी और चुलबुल को नहीं पाता। वो बहुत चिंतित हो जाता है। आखिर कहाँ गए होंगे अनोखी और चुलबुल? भगवान, दोनों पे अपनी कृपा बनाए रखना। चिंता में धर्म वहां से अनोखी और अपने बच्चे को ढूंढने निकलता है। दूसरी तरफ बाघ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि आज उसे बढ़िया भोजन मिल गया है। बहुत खुश हूं आज मैं। दो शिकार मुझे एक साथ मिले और भूख के मारे तो पेट में चूहे दौड़ रहे थे। तुम हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, मेहरबानी करो, तुम्हारे भी तो बीवी बच्चे होंगे। चलो ठीक है, वैसे तो मैं किसी पे कभी तरस नहीं खाता, लेकिन बीवी बच्चे का सुन के मैं ये जरूर कर सकता हूँ। मैं तुम दोनों माँ बेटों में से किसी एक को खाऊंगा और किसी एक को छोड़ दूंगा। अब वो तुम आपस में देखो कौन मेरा शिकार बनेगा और कौन घर वापस जाएगा। ठीक है, तुम मुझे खा जाओ, पर मेरे बच्चे को छोड़ दो। मैं अपने बच्चे को मरता हुआ नहीं देख सकती। तभी धर्म अनोखी और चुलबुल को ढूंढता हुआ वहां पहुंच जाता है। नहीं नहीं, अगर तुम्हें खाना ही है तो मुझे खा जाओ, पर मेरे बीवी और बच्चों को कुछ ना करो। उन्हें कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। नहीं, तुम मुझे खाओ, सारी गलती मेरी ही है। मैं ही बाहर आने की जिद कर रहा था माँ के साथ। मैं जिद ना करता तो अभी किसी की भी जान खतरे में ना होती। और वैसे भी माँ बाबा में से किसी को भी कुछ भी हो गया तो मैं कैसे रहूंगा। बाघ सबकी बातें सुनता है और हैरान हो जाता है कि कोई किसी को इतना प्यार कैसे कर सकता है। पूरा परिवार एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार था। मैंने ऐसा प्यार आज तक कभी नहीं देखा। अगर मैंने तुम में से किसी एक को भी खा लिया तो तुम्हारा परिवार अधूरा हो जाएगा और मुझे पाप लग जाएगा। इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं आज का दिन भूखा ही रह लूंगा, पर तुम में से किसी को भी नहीं खाऊंगा। जाओ, जियो अपनी जिंदगी खुशी से। इस तरह से धर्म, अनोखी और चुलबुल बहुत खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी घर आ जाते हैं। सीख: अगर हम एक साथ खड़े रहें तो पत्थर जैसी चीज को भी पिघला सकते हैं। किसी भी चीज का सामना बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यदि आप ऐसी कहानियां और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी सारी नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें।